हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप। एंड आज हम हमारी किंगडम मोनेरा की डिस्कशन को कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मोनेरा को समझना शुरू कर दिया था एंड हम लोगों ने यह जान लिया था कि किंगडम मोनेरा को हम दो अलग अलग कैटेगरीज में ब्रेक कर सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की कंप्लीट डिस्कशन हो चुकी थी। हम ये जान चुके थे कि आर्की बैक्टीरियाज को एक्सट्रीमोफाइल्स यानी खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। ये एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशंस में भी पाए जा सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी पाए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं जहां बहुत ज्यादा प्रेशर हो। तो इसीलिए खतरों के खिलाड़ी कहलाए जा रहे थे। दूसरी तरफ मैंने बताया था यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होगी और इनमें आपका फ्लैजेला पाया जा सकता है अगर ये सेल्स मोटाइल हैं तो, अगर मोटाइल नहीं है तो फ्लैजेला एब्सेंट हो जाएगा। अब हमें यू बैक्टीरिया की डिटेल्ड डिस्कशन करनी है और अच्छे तरीके से यू बैक्टीरिया को एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप इस सेशन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए बेकरार हैं, तैयार हैं, तो एक बार तारा रारा की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे आपकी एनर्जी का झोंका मुझ तक पहुंच सके और मैं अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकूं इस सेशन को एक पावर पैक्ड सेशन बनाने के लिए। फटाफट बता दो मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है, सुस्वागतम, वेलकम टू दिस सेशन। सभी जारविस का हार्दिक स्वागत है, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या बात है यार, अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग एनर्जी। तारा रारा की बारिश हो चुकी है, लाल कलर के दिलों की भी बाढ़ आ चुकी है। अब बाढ़ की बारी है कंटेंट के केस में, कंटेंट की बाढ़ आने वाली है। तो आओ मेरे भाई शुरू कर देते हैं आज का खेला और सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि ज्यादातर बैक्टीरिया जो हैं, ज्यादातर यू बैक्टीरिया जो हैं कैसे हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो आओ मेरे भाई सबसे पहले इन्हीं की डिस्कशन कर लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेडिंग डालते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, करेक्ट। ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं ये मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हैं, यानी मेजर बैक्टीरिया जो हैं हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो मेजर बैक्टीरिया जो हैं या मेजर मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अब मुझे बताओ मेरे भाई, अगर ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं तो क्या किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे खाना खाने के लिए, या मेरे भाई किसी गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेंगे? यानी क्या इनका हमारे जीवन से खास लेना देना होगा? समझ लो मेरे भाई, मैं अपने कमरे में खड़ा हुआ हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पेन के ऊपर कोई बैक्टीरिया बैठा हुआ है, मेरी कॉपी के ऊपर कोई बैक्टीरिया बैठा हुआ है। मेरे दोस्त, ये जो बैक्टीरिया है अगर फोटोसिंथेसिस कर पाता, अगर ये आसपास की सनलाइट को इस्तेमाल कर पाता, खुद का खाना बना पाता, तो ये इंडिपेंडेंट भी रह सकता था। लेकिन ये छोटी मोटी गली सड़ी मैटर के ऊपर पाया जा रहा है। यानी हमारे आसपास जो अधिकतर बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं वो फोटोसिंथेटिक थोड़ी होंगे। अगर कोई बैक्टीरिया खाना बना सकता है वो तो बैठ करके अपना खाना बना रहा होगा, अकेला कहीं भी रह लेगा, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है ना, उसको खाना बनाना आता है, वो तो कहीं भी रह लेगा, उसको किसी और की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो खाना नहीं बना सकते, ये हमारे आसपास हमें देखने को मिलेंगे, ये हमारे आसपास देखने को मिलेंगे मेरे भाई। यस, तो हम मेरे भाई यहां पर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की डिस्कशन जब करें तो हम यहां पर एक बात लिख सकते हैं, दैट दे आर और दे प्ले a main role in our lives। ये हमारे जीवन में भी काम करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब दे आर लिंक्ड टू ह्यूमंस, ये ह्यूमंस से या और ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि खाना नहीं बना सकते तो ये हमारे आसपास ही देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या क्या काम कर सकते हैं हमारे लिए?
खुद बताओ मेरे भाई ये क्या क्या काम कर सकते हैं मेरे दोस्त। ये दही जमा सकते हैं, दे कैन मेक कर्ड। जो दही हम खाते हैं ये कर्ड कौन बनाता है, ये दही कौन जमाता है, ये आपका जमाता है कौन, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो क्या होता है मेरे दोस्त, आपने प्रोसेस को जान लिया होगा, दही कैसे जमता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। आपकी मम्मी को कभी दही जमाते हुए देखिएगा, एक दूध का भगोना है, उसमें 1 चम्मच पहले दही ही डाला जाता है जिसको हम जामन कहते हैं, राइट। तो ये जो जामन है इसको हम इंग्लिश में स्टार्टर कहते हैं या इनोक्यूलम कहते हैं, क्योंकि ये आपके दही जमने के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो जो दही है इसमें पहले से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। इनको हमने दूध में डाल दिया, तो दूध में भी ये जो दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया थे जाकर के डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे और खूब सारा दही बन जाएगा। लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होगा, आपके दूध में जो प्रोटीन थे ना ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, तो आपका दूध जो है गाढ़ा हो जाएगा। यानी दही जमाने का मेन काम किसका है, लैक्टोबैसिलस का या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। तो आप कह सकते हो लैक्टोबैसिलस। दूध में जो शुगर होती है वो है लैक्टोज, तो लैक्टोज पे एक्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और बैसिलस मतलब कैसे हैं भैया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरिलम सब कुछ पढ़ा दिया गया है। तो ये कैसे हैं, रॉड शेप्ड है। तो हमें दही कौन बना कर देता है, बस नाम याद करना है, प्रोसेस याद नहीं करना। प्रोसेस आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। दही कौन बना के देता है भैया, लैक्टोबैसिलस बना के देखता है, जो कैसा बैक्टीरिया है गुरुजी, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। और क्या कर सकते हैं भैया, दे कैन मेक एंटीबायोटिक्स, दे कैन मेक एंटीबायोटिक्स। ये क्या कर सकते हैं, दवाइयां भी बना सकते हैं, काफी सारी दवाइयां भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन दवाई जो आपको यहां पर देखने को मिलती है वो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नाम भी आपने सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। किससे बनती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नाम के बैक्टीरिया से बनती है। एंड दूसरी है नियोमाइसिन, कौन बनाता है भैया, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी नाम का बैक्टीरिया बनाता है। यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन जैसी जो दवाइयां हैं ये भी आपको कौन बनाता हुआ दिखाई देता है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बनाता हुआ दिखाई देता है। यानी इनका ह्यूमन लाइफ से अच्छा खासा लेना देना है। ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि हम हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दही को इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं एंड सो ऑन। तो ये ऐसे काफी सारे काम करते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त ये क्या कर रहे होते हैं, पेनिसिलिन यहां पर नहीं आएगा दोस्त, पेनिसिलिन यहां नहीं आएगा, क्योंकि पेनिसिलिन क्या है, इट इज अ फंगल एंटीबायोटिक, वो फंगस से बनती है, वो यहां पर बनेगी ही नहीं। मेरे दोस्त आपको अच्छी बात है कि उस एंटीबायोटिक का नाम पता है, आपने पेनिसिलिन लिखा, आई एम वेरी हैप्पी। बट मेरे दोस्त पेनिसिलिन जो है ये तो एक फंगल एंटीबायोटिक है, वो तो फंगस, जब आप किंगडम फंजाई पढ़ोगे ना अगले से अगले लेक्चर में, अगले थर्सडे को, तब आपको वहां पर मैं पेनिसिलिन का जिक्र करके बताऊंगा। आज जो है आपका पेनिसिलिन यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। आ जाओ मेरे दोस्त, तो दे कैन मेक एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन आ जाएगा यहां पर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये कर सकते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि आपका मटर, बीन, तो पी और बीन जो है ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट की फैमिली में आते हैं। जो आपके चना वगैरह है, दाल वगैरह जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट में आते हैं। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट मान लीजिए आप, ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट मान लीजिए। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट है, यानी मटर का पौधा है तो उसकी ये जो रूट है, इस रूट के साथ जुड़ जाएंगे कौन, कुछ बैक्टीरिया, और क्या करने लगेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करने लगेंगे। प्लांट खुद नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता, तो यहां क्या बन जाती हैं, यहां रूट में कुछ गांठें बन जाती हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं। यहां रूट में छोटी छोटी कुछ गांठें बन जाती हैं, और इन गांठों में कौन इकट्ठा हो जाता है मेरे दोस्त, इन गांठों में इकट्ठा हो जाता है कौन, आपका एक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। ये जो राइजोबियम है ये आपका कहां इकट्ठा हो जाता है, इस गोल गांठ में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल।
रूट जो है इसमें एक नोड्यूल यानी गोल मटोल सा स्ट्रक्चर बन गया है, इसे हम रूट नोड्यूल कहते हैं। तो राइजोबियम इस रूट नोड्यूल में पाया जाएगा और क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे देगा। तो प्लांट का फायदा हो गया, राइजोबियम ने क्या कर दिया, नाइट्रोजन फिक्स कर दिया। इट फिक्स नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स। प्लांट के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। एंड प्लांट क्या करेगा बदले में इस राइजोबियम के लिए, भैया ये राइजोबियम खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, तो राइजोबियम के लिए हमने क्या किया, एनर्जी दे दी। यानी ये जो राइजोबियम है इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, दोनों का भला हो गया। इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स। इसको एनर्जी मिल जाएगी और नाइट्रोजन फिक्स करके जो है किसको दे दिया जाएगा, प्लांट को, क्योंकि प्लांट खुद नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो है किस फॉर्मेट में पाया जाता है, N2 की फॉर्मेट में पाया जाता है। भाई दो नाइट्रोजन एटम है, इनके बीच में क्या है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। इन 3 कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है यहां पर, ऐसी तैसी हो जाएगी 3 बॉन्ड तोड़ने में, ना हम तोड़ सकते हैं ना कोई प्लांट तोड़ सकता है। बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, धीरे धीरे इन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ये जो एटम्स हैं इनको अलग अलग करके प्लांट्स को दे देते हैं। इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्स करके कहां दे दिया जाता है, आपका बेसिकली प्लांट को दे दिया जाता है और प्लांट से एनर्जी ले लेते हैं, तो दोनों का भला हो जाता है। इट कैन फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। ये काम भी कौन कर सकता है, आपका बैक्टीरिया कर सकता है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कर सकता है, जो खुद का खाना नहीं बना रहा था, इसलिए एनर्जी के लिए प्लांट के पास आ गया और प्लांट ने इससे नाइट्रोजन फिक्स करा ली। क्या ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई मेरे दोस्त? हमारा आर्की बैक्टीरिया लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका था, हम लोग यू बैक्टीरिया की डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यू बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया बताए जो खाना नहीं बना सकते। मैंने आपको बताया था कि यू बैक्टीरिया जो है 2 तरीके के हैं, या तो वो अपना खाना बना सकते हैं या वो खाना नहीं बना सकते। ज्यादातर बैक्टीरिया अपना खाना नहीं बना सकते हैं, तो पहले उनकी स्टडी कर लेते हैं हम लोग। कुछ एक बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना बना सकते हैं, उनको बाद में पढ़ लेंगे, करेक्ट। तो यहां पर क्या हुआ दोस्त, दोबारा से पूरा का पूरा आपके सामने इलेबोरेट कर देता हूं मामला। मैंने आपको बताया कि आर्की बैक्टीरिया खतरों के खिलाड़ी थे। अगर वो आर्की बैक्टीरिया हाई सॉल्ट वाली कंडीशन में पाए जा रहे हैं तो उन्हें हेलोफिल्स कह दिया, अगर वो हाई एसिडिक कंडीशन में पाए जा रहे हैं तो एसिडोफिल्स कह दिया, हाई टेम्परेचर पे पाए जा रहे हैं थर्मोफिल्स कह दिया, हाई प्रेशर पे पाए जा रहे हैं बैरोफिल्स कह दिया, और इस प्रकार से हमने अगर वो मीथेन बना रहे हैं तो मीथेनोजेंस कह दिया। इस हिसाब से हम आर्की बैक्टीरिया को कंप्लीट कर चुके थे। उनमें खास बात क्या है जो उन्हें हार्श से हार्श कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प कराती है, इनमें खास बात यह है कि इनकी सेल वॉल बहुत यूनिक थी। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत यूनिक थी, वो सूडोम्यूरिन की बनी हुई थी और वहां पर ब्रांच्ड लिपिड्स देखने को मिल रहे थे और एस्टर की जगह ईथर लिंकेज देखने को मिल रही थी। यह हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज मैंने आपसे कहा कि यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। अब ज्यादातर जो यू बैक्टीरिया है वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, तो सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक वालों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मेरे भाई ये हेट्रोट्रॉफिक ज्यादातर बैक्टीरिया है, खुद का खाना जो खुद नहीं बना सकते, तो मेजरली जो बैक्टीरिया है वो नेचर में हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, ये अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये हमारे आसपास रह करके हमारी जिंदगी को इंपैक्ट करते हैं। दे समहाउ इंपैक्ट द ह्यूमन लाइफ, आप कह सकते हैं दे कैन इंपैक्ट ह्यूमन लाइफ, इंपैक्ट ह्यूमन लाइफ। इनका हमारे जीवन पे असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास रहते हैं और हमारे लिए अच्छे और बुरे दोनों तरीके के काम कर सकते हैं। तो दे हैव इंपैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। जैसे हमें दही जमा कर देते हैं जो कि हम खा सकते हैं, ये हमारे लिए दवाइयां तैयार कर सकते हैं जो कि हम लोग खा सकते हैं, हमें अलग अलग बीमारियों से बचा सकते हैं। ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं इन रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, तो ये राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो ये काम भी देखने को मिल रहा है। ये सारे कौन कर रहे हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कर रहे हैं। अब मेरे दोस्त हम क्या कर लेते हैं, यहां पे कैटेगराइज कर लेते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को इनटू 2 कैटेगरीज। हम कैटेगराइज कर लेते हैं इनको इनटू 2 कैटेगरीज। आराम से देखिएगा, पहली जो कैटेगरी है हेट्रोट्रॉफिक की, पहली जो कैटेगरी है वो क्या हो जाएगी मेरे भाई? ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं खुद बताओ? डीकंपोजर होंगे, गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेंगे। बिल्कुल सर, डीकंपोजर हो जाएंगे। तो पहले जो आपके बैक्टीरिया है ये क्या हो जाएंगे? डीकंपोजर हेट्रोट्रॉफ। पहले कैसे हो जाएंगे? हेट्रोट्रॉफ तो हैं, पर कैसे हेट्रोट्रॉफ हैं?
डीकंपोजर हेट्रोट्रॉफ्स यानी खुद का खाना खुद नहीं बनाते, तो क्या करते हैं, गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करते हैं। दे आर डीकंपोजर इन नेचर। सो आप यहां पर कह सकते हैं दैट दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो मेरे भाई डीकंपोजिशन में भी शुरू के दो अल्फाबेट हैं डी ई, डेड में भी डी ई, डिकेइंग में भी डी ई, तो कभी जिंदगी में कंफ्यूज मत होना। ये आपके क्या हो सकते हैं, डीकंपोजर हो सकते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर सकते हैं, राइट, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर सकते हैं। अब ये डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रहे हैं, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, गौर से सुनना, ठीक है, आराम से सुनना मेरे भाई। समझ लीजिए मैं एक पेड़ हूं, अगर मैं एक पेड़ हूं और मेरी एक डाली टूट करके जमीन पे गिर गई, तो अब वो जो डाली है, वो जो टहनी है, क्या वो पेड़ से अलग हो गई? बिल्कुल सर। अब क्या वो पेड़ से अलग हो चुकी है, तो वो क्या कुछ टाइम बाद सूख जाएगी? बिल्कुल सूख जाएगी और डेड हो जाएगी। अब इस डेड डाली में काफी सारे सेल्स भी थे जो कि अब डेड हो चुके हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो है इस डाली में काफी सारा पड़ा हुआ है। मेरे भाई ये जो पेड़ की डाली है इसमें काफी सारे सेल्स थे। अब सेल की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई थी। सेल्यूलोज भी ऑर्गेनिक मैटर है ना? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से सेल्यूलोज बनता है, ये भी ऑर्गेनिक है, कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें। मेरे भाई यहां पर जो डेड सेल थे, इनकी कोई मेम्ब्रेन थी, इनके अंदर कोई स्टोर्ड मटेरियल था, वो भी सारा ऑर्गेनिक है। तो जब आप ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, इसे आप डीकंपोजिशन कहते हैं। यानी जब आप किसी ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करें, तो आप कहते हैं कि डीकंपोजिशन हो गई। ऑर्गेनिक मैटर को अगर आप इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आप कहते हैं कि डीकंपोजिशन हुई है। यही डीकंपोजिशन आपकी यहां पर हो रही होगी। डीकंपोजिशन कराने वाले बैक्टीरिया जो है, इन्हें डीकंपोजर कह दिया जाएगा, या फिर आप इन्हें सेप्रोफिटिक भी कह सकते हो कि भैया ये गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेंगे, डीकंपोजिशन यहां पर हो रही है। करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो दूसरे जो बैक्टीरिया हैं ये किस कैटेगरी के हो सकते हैं भैया? पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक हेट्रोट्रॉप्स हो सकते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो खाना नहीं बना पा रहे, लेकिन ये कैसे हैं? पैरासिटिक हैं। यानी आपकी बॉडी में घुस करके, किसी प्लांट या एनिमल की बॉडी में घुस करके उससे खाना चुराएंगे और उसमें बीमारी भी कॉज करेंगे। तो आपकी क्या बच जाएगी? बैंड बच जाएगी। लेकिन यहां पर हम बैंड नहीं बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, और वो भी 2 बार, ठीक है? तो यहां पर पैरासिटिक जो आपके हेट्रोट्रॉप्स हैं, दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बॉडी, दे टेक न्यूट्रिशन from host body that can be a plant or an animal। यानी किसी प्लांट की बॉडी में घुस सकते हैं और किसी एनिमल की बॉडी में घुस सकते हैं और वहां बीमारियां कॉज कर सकते हैं, उनसे खाना चुरा सकते हैं। इन्हें पैरासिटिक हेट्रोट्रॉप कह दिया जाता है। तो ये आपकी बैंड नहीं बजाते, सीटी बजाते हैं, वो भी 2 बार। तो हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे? एग्जाम्पल याद करने के लिए 2 बार सीटी बजा देंगे, हम लोग लिख देंगे सीटी सीटी। क्या लिख देंगे गुरुजी? हम लोग लिख देंगे सीटी सीटी। ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनका मतलब क्या है? 2 मिनट में समझाता हूं। सीटी सीटी। पहले सी का मतलब क्या है? गौर से देखिए। पहले सी का मतलब है कॉलेरा। कॉलेरा नाम की बीमारी बैक्टीरिया से होती है। टी का मतलब है टाइफॉइड। टाइफॉइड नाम की बीमारी बैक्टीरिया से होती है। सी का मतलब है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर नाम की बीमारी आपकी कहां होगी? बैक्टीरिया से होगी। एंड चौथी बीमारी है आपकी टिटनस। तो ये भी आपकी बैक्टीरिया से हो रही होगी। तो 2 बार सीटी बजाएंगे, सीटी सीटी, और सारी की सारी बीमारियां याद हो जाएंगी। कॉलेरा जो है ये कौन कॉज करेगा? खुद बताइए। सर हमने याद किया था, एक कॉमा जैसा दिखने वाला बैक्टीरिया था जिसका नाम था विब्रियो कॉलेरी। नाम में ही कॉलेरा आ रहा है, विब्रियो कॉलेरी नाम में ही कॉलेरा आ रहा है। तो एक कॉलेरा कॉज करेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। टाइफॉइड कौन कॉज करता है? गुरुजी हमें पता है, टाइफॉइड कॉज करता है साल्मोनेला
टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, नाम में ही टाइफॉइड का साउंड आ रहा है, TYPH का साउंड आ रहा है, एंड में आई आ रहा है, तो टाइफी से टाइफॉइड बन जाएगा, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? गुरुजी ये कॉज करेगा ज़ैंथोमोनास सिट्री, ज़ैंथोमोनास सिट्री, सिट्रस में सिट्री का साउंड आ रहा है, बात खत्म, याद करने की जरूरत नहीं है। और टिटनस कौन कॉज करेगा? टिटनस कॉज करेगा क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। तो मेरे भाई टिटैनी में टिटनस का साउंड आ रहा है, बात ही खत्म हो जाएगी, यहां पर पूरा का पूरा मामला जो है निपट जाएगा। 2 बार सीटी बजानी है और नाम आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। करेक्ट है? बताओ मेरे भाई यहां तक सब कुछ ठीक है या नहीं? तो अब आपको ऊपर वाली बात जो है ये सीधा सीधा समझ में आ जानी चाहिए कि ये प्लांट में भी बीमारी कॉज कर सकते हैं और एनिमल में भी। अब भैया कॉलेरा तो आपके अंदर होगा, टाइफॉइड आपके अंदर होगा, टिटनस आपके अंदर होगा, सिट्रस कैंकर तो सिट्रस प्लांट में होगा ना, नींबू वगैरह के पेड़ में होगा, तो अल्टीमेटली प्लांट में भी कॉज कर सकता है बीमारी और एनिमल में भी कॉज कर सकता है। ये सीटी वाले एग्जाम्पल से ही सारी की सारी बात खत्म हो जाती है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। करेक्ट है मेरे भाई? यहां तक की बात आपको चमक गई है? एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। मैं अब आपको थोड़ा सा इस पूरी की पूरी स्लाइड का रिवीजन करवा देता हूं एंड फिर हम एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में से भी, इन दोनों में से भी ज्यादा अबंडेंट कौन है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो डीकंपोजर है ये मोर अबंडेंट है। कोई पूछे डीकंपोजर या सेप्रोफाइट और पैरासाइट में से ज्यादा अबंडेंट कौन है, भैया आपका सेप्रोफाइट जो है ये ज्यादा अबंडेंट है। बीमारी फैलाने वाले जो हैं आपके काफी कम होते हैं, चुनिंदा होते हैं। ठीक है, एक और बार पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूं, आराम से सुनिएगा। देखो मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। या तो गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेंगे, यानी कि आपके सेप्रोफाइटिक होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, या फिर भैया आपके पैरासिटिक होंगे, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर घुस के बीमारी कॉज करेंगे या किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर चिपक के बीमारी कॉज करेंगे, पर बीमारी कॉज कर रहे होंगे। आपसे न्यूट्रिशन सक कर रहे होंगे, आपसे न्यूट्रिशन चूस रहे होंगे, आपका नुकसान कर रहे होंगे और आपको बीमारी भी देके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे खाना ले लिया तो आपको थैंक यू बोल के जाएं कि मालिक आपने बहुत रहम किया। नहीं मेरे भाई, आपको ही बीमारी देके चले जाएंगे एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पे। तो बहुत ही ज्यादा टुच्ची प्रजाति के ये बैक्टीरिया होते हैं। तो मेरे भाई ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो इसीलिए हमारे आसपास रहते हैं। अगर खुद का खाना खुद बना सकते होते तो अलग रह लेते, इंडिपेंडेंट रह लेते। तो हमारी लाइफ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमें इनसे दही मिलता है, एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, और ये कई प्लांट्स के साथ मिलकर के आपका यहां पर नाइट्रोजन भी फिक्स कर रहे होते हैं। अब डीकंपोजर जो बैक्टीरिया होते हैं, डीकंपोजिशन का मतलब ही होता है ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देना। तो ये डीकंपोजिशन करेंगे, गले सड़े मरे मैटर से अपना खाना निकाल लेंगे। और पैरासिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके प्लांट या एनिमल की बॉडी में रहते हैं, उनमें बीमारी कॉज करते हैं। तो कौन कौन सी बीमारी कॉज करेंगे? सीटी यानी कॉलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर एंड टिटनस। किन किन से होता है ये हमने नाम से ही निकाल लिया है, याद करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख के ही पहचान पाओगे। यहां तक की बातें आपको समझ में आई? यहां तक की बातें समझ में आ गई भाई? याद हो जाना चाहिए सारा का सारा मामला क्लास में ही, बहुत आसान तरीके से चीजें चल रही हैं। और मुझे लगता है ये बच्चे जो अभी चैट सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं ये अपने बच्चे तो नहीं है, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक दे आर आर स्टूडेंट्स, है ना? क्योंकि अभी बहुत नए बच्चे शायद आए हैं, अलग अलग बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, अर्जुना 3.0 भी शायद लॉन्च हो चुका है। ये दिस इज नॉट आर जार्विस गैंग, ये अपना मामला यहां नहीं चल रहा है, राइट? हाँ, क्योंकि अलग अलग प्रकार की स्पैमिंग हो रही है ना, अलग अलग नंबर मांगे जा रहे हैं, आज की लड़ाई जा रही है, लेकिन ये अपने बच्चे नहीं है, दैट आई कैन मेक श्योर, है ना? तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई। अच्छे से पढ़ना है देन यू कैन जॉइन अस, अच्छे से नहीं पढ़ना तो किसी और को आराम से ज्वाइन कर सकते हो, करना है करो, नहीं करना मत करो, दैट इज योर कॉल। लेकिन यहां आकर हमारे दोस्तों यारों को परेशान ना किया जाए, बाकी परेशान करोगे भी तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ना? उतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है कि हम लोग नस ही काट लेंगे इतनी सी बात पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो करना है करो, आ जाओ। बस मैं यही जानना चाह रहा था कि आप तो नहीं हो, है ना? तो आपका रिस्पॉन्स आ गया है कि हम नहीं है, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। हमारी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। आ जाओ भैया, सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को देख लेते हैं हम लोग। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा अबंडेंट है नेचर में, सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो अपना खाना नहीं बना सकते।
इनमें से भी जो ज्यादातर है वो डीकंपोजर है मेरे भाई। मैंने आपको बताया डीकंपोजर हेट्रोट्रॉफ ज्यादा है, बीमारी कॉज करने वाले कम हैं। इनका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है ह्यूमन अफेयर के साथ, यानी अल्टीमेटली ह्यूमंस के साथ इनका अच्छा खासा लेना देना है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो दही बनाता है वो हम खाते हैं, बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक यानी दवाइयां बनाता है वो हम खाते हैं, बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करता है लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ मिलकर के, जैसे कि राइजोबियम फिक्स कर रहा था, ये भी हम लोग जो है यानी प्लांट इस्तेमाल करते हैं। सम आर पैथोजेंस, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बीमारी कॉज करते हैं, अलग अलग ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट में। तो सीटी करके मैंने आपको याद करा दिया था कि 4 बीमारियां थी जो कि यूजुअली आपके जो पैरासिटिक आपके बैक्टीरिया हैं वो कॉज कर रहे हैं। यहीं तक हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। इतनी बातें हमने अच्छे तरीके से अगर सीख ली हैं तो एक बार फटाफट टुनिक कर डालो जिससे कि हम आगे बढ़ सके। यानी ये हो गया हमारा कुल मिलाकर के टोटल हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का डिस्कशन। अब हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के ऊपर आ रहे होंगे, जहां पर हम लोग साइनोबैक्टीरिया को पढ़ेंगे और भी कई सारी डिफरेंट चीजों के बारे में जानेंगे। तो दिस इज द मेन कैटेगरी, इसको गौर से देखना। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हमें पता है कि ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होंगे, कंपैरेटिवली काफी कम होंगे। वी नो दिस वेरी वेल, हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है। और इस ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की भी 2 अलग अलग कैटेगरी हैं। यानी ये जो खाना बनाने वाले बैक्टीरिया हैं, ये भी किस प्रकार से खाना बनाते हैं, किस प्रकार से एनर्जी जुटाते हैं, इसके भी 2 अलग अलग मेथड हैं। उसी वजह से हम इसको 2 कैटेगरीज में तोड़ रहे हैं। इन दोनों कैटेगरीज के नाम हमें अच्छे तरीके से पता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इनको भी हम लोग बढ़िया तरीके से सीखेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और तब जाके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी अपना खाना कैसे बना रहे हैं, किसी और केमिकल से बना रहे हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। तो सिंथेटिक का मतलब क्या है, सिंथेटिक का मतलब है बनाना, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, यानी खुद के लिए क्या कर रहे हैं, एनर्जी जुटा रहे हैं। और कैसे एनर्जी जुटा रहे हैं मेरे दोस्त, केमिकल्स को इस्तेमाल करके। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनको हम लोगों ने कह डाला, ये केमिकल्स को इस्तेमाल करके एनर्जी बना रहे हैं। सो ये क्या करते हैं, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक केमिकल्स टू गेट एनर्जी, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स को टू गेट एनर्जी। अब मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनना, समझ लो मेरे भाई। ये एक पेड़ की डाली है, पेड़ की डाली गिरी तो वो डेड हो गई। अब इस डेड मैटर पे कौन एक्ट करेगा, इस गले सड़े मरे मैटर को कौन डिकंपोज करेगा, गुरुजी डीकंपोजर बैक्टीरिया करेगा। यानी अगर आपकी एक पेड़ की टहनी टूटी, कोई पत्ता टूटा, कोई फूल जो है झड़ के जमीन पर गिर गया, ये सारा डेड मैटर जो है इस पे कौन आकर एक्ट करेगा, डीकंपोजर बैक्टीरिया एक्ट करेगा। डीकंपोजर बैक्टीरिया क्या कर देगा, इस ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देगा। करेक्ट गुरुजी। अब ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है ये तो जमीन में पड़ा रह गया ना भाई। एक डाली थी जो टूटी, जमीन पे गिरी, जमीन पे उस डाली को देख करके भुक्खड़ बैक्टीरिया आ गए कि चलो भैया मरा हुआ मैटर आ गया है, किसी और की लाश पे भंगड़ा करते हैं। कोई एनिमल मर गया, उस एनिमल की लाश को डिकंपोज करने के लिए डिकंपोजर आ गए और उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब सॉइल में क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है सर। अब ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है इसके ऊपर आकर के कौन एक्ट करेगा, इसके ऊपर आकर के एक्ट करेंगे कौन, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक तो बना दिया था डीकंपोजर ने, अब उस इनऑर्गेनिक के भी टुकड़े टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, चीथड़े उड़ा देंगे कौन, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। डीकंपोजर भी तो यही कर रहे थे, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रहे थे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो एनर्जी रिलीज हो रही थी। आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, बॉन्ड तोड़ना मतलब गुल्लक तोड़ना, गुल्लक तोड़ी पैसा रिलीज, बॉन्ड तोड़ा एनर्जी रिलीज।
अब यहां पर क्या हुआ, बड़े बड़े जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया तो डीकंपोजर को एनर्जी मिल गई। अभी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एनर्जी मिल गई। राइट, तो ये क्या करते हैं मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको इनऑर्गेनिक मैटर में कौन कन्वर्ट करता है, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कौन कन्वर्ट करता है, गुरुजी डीकंपोजर्स करते हैं, गुरुजी डीकंपोजर बैक्टीरिया करते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, कोई पंगा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है इस इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेंगे कौन, आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये अलग अलग चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपके पास नाइट्रेट है, नाइट्राइट है या अमोनिया है। नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया में क्या होता है मेरे भाई, खुद बता दो। नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में क्या होता है, खुद बता दो। सर नाइट्रेट नाइट्रोजन सुनाई दे रहा है, नाइट्राइट नाइट्रोजन सुनाई दे रहा है, अमोनिया मतलब NH3 सर नाइट्रोजन सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है यहां पर, तो इनमें नाइट्रोजन होता है। तो अगर मैं इन इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्री नाइट्रोजन मिल जाएगी सॉइल में, खूब सारी नाइट्रोजन आ जाएगी एंड प्लस एनर्जी मिल जाएगी बैक्टीरिया को, एनर्जी मिल जाएगी, बैक्टीरिया का भी एनर्जी जुगाड़ करने का काम हो गया, नाइट्रोजन जो है ये सॉइल में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं फॉस्फेट को तोड़ दूं, अगर मैं फॉस्फेट को तोड़ दूं, अगर मैं फॉस्फेट को ऑक्सीडाइज कर डालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं फॉस्फेट को ऑक्सीडाइज कर डालूं तो गुरुजी आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा। फॉस्फेट में क्या है, फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस मिलने के साथ साथ आपको मिल जाएगी एनर्जी, यानी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को मिल गई एनर्जी। अगर मैं फेरेट को तोड़ूं, अगर मैं फेरेट को तोड़ूं, आयरन वगैरह को तोड़ूं, फेरेट कंपाउंड को तोड़ूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, Fe का मतलब होता है आयरन, मुझे मिल जाएगा आयरन, मैं आयरन मैन बन जाऊंगा और साथ में मिल जाएगी मुझको क्या, एनर्जी। इसके अलावा अगर मैं सल्फेट को तोड़ूं तो सल्फेट में किस चीज का साउंड आ रहा है मेरे भाई, सल्फेट में सल्फर का साउंड आ रहा है गुरुजी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा, और मेरे दोस्त मुझे यहां पर एनर्जी भी मिल जाएगी। यानी जो भी ऑर्गेनिक मैटर, जो भी चीज मर गई वो जमीन में गिर गई। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी आपको नीचे की साइड खींचता है, कोई भी टहनी अगर पेड़ की टूटेगी तो जमीन पर गिरेगी, कोई भी एनिमल मरेगा तो जमीन पर गिरेगा। इन मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की लाशों पर बल्ले बल्ले पार्टी ऑल नाइट करने आ जाते हैं डीकंपोजर्स, और ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। इस इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके तोड़ तोड़ के इनसे ये जो मिनरल्स हैं ये कौन निकाल देते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये कौन निकाल देते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी ये किस चीज में हेल्प करते हैं सर, ये मिनरल साइक्लिंग या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। गौर से सुनना, समझ लीजिए एक एनिमल है, वो चलते चलते गिर गया, धड़ाम से बेहोश हो गया, मर गया। इस एनिमल की लाश पे बल्ले बल्ले करी डीकंपोजर्स ने, और उसके बाद यहां पर आ गए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और इन्होंने ये मिनरल्स बना दिए। अब ये मिनरल्स कहां हैं, सॉइल में ही है। कल को मैं उस सॉइल में जाकर के एक नया बीज बो दूं, कोई आम की गुठली आम चूस के फेंक दूं, तो वो जो आम का नया पेड़ बनेगा वो वाटर और मिनरल्स कहां से लेगा, सॉइल से। तो वाटर सॉइल से चूस लेगा, मिनरल्स जो है कहां से आए, इस पूरे प्रोसेस से ही तो आए। यानी क्या मेरे दोस्त, ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर, आपने ये बात प्रूव कर दी। सिंपल बात है ना मेरे भाई, सिंपल सी बात है, मिनरल साइक्लिंग हो रही है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। सो दे हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग, यस। देयरफॉर these bacteria helps in mineral या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और क्या क्या यहां पर साइकिल होता हुआ दिखाई दिया गुरुजी, आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, आयरन है, और भी चीजें हो सकती हैं
इनको सॉइल में वापस कौन लेके आएगा, इनकी ग्रैंड एंट्री कौन कराएगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात चमकी या नहीं चमकी मेरे चमकीलों, फटाफट बता दो। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई दुनिया में, है ना। ये टॉपिक जो है अच्छे अच्छे लोग कबाड़ा हो जाता है यहां पे, इससे आसान नहीं हो सकता। यस भाई, मिनरल क्या होते हैं, मिनरल आर बेसिकली एलिमेंट्स जो सॉइल में पड़े होते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कोई मिनरल कहते हैं, ये भी मिनरल हो सकता है, ये भी मिनरल हो सकता है ना। पर बहुत छोटे मिनरल्स कौन बना रहा है, आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब इनऑर्गेनिक मैटर बन रहा है। आपकी चैट ऑफ हो गई है, एक सेकंड बस ऑन कर देता हूं। यस करेक्ट है, दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बताएंगे। आ जाओ, मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का नंबर काफी कम है। बैक्टीरिया दो प्रकार के हैं, यू बैक्टीरिया दो प्रकार के हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मैंने पढ़ा दिया कि भैया इनका नंबर मैक्सिमम होता है, इसमें भी डिकंपोजर सबसे ज्यादा होते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो खुद की एनर्जी खुद बना सकते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ये जो है बेसिकली नंबर में काफी कम होते हैं। तो यहां पर सबसे पहली कैटेगरी हमने पढ़ी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। यहां पर ये क्या करते हैं, सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। कीमो यानी केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर करके, तो इनऑर्गेनिक केमिकल को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी उसको और ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की मदद से। तो ऑर्गेनिक केमिकल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया था किन्होंने, डीकंपोजर्स ने। और अब इनऑर्गेनिक जो हैं इनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं कौन, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। जैसे नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज किया, नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज किया, अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया, तो इनमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन रिलीज हो गया, साथ में बैक्टीरिया को एनर्जी मिल गई। फॉस्फेट को ऑक्सीडाइज किया तो फॉस्फेट मिल गया आपका सॉइल में और एनर्जी मिल गई बैक्टीरिया को। फेरेट को आपका क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो आयरन चला गया आपका कहां पर, सॉइल में, और एनर्जी मिल गई बैक्टीरिया को। सल्फेट को आपका ऑक्सीडाइज किया तो सॉइल में आ गया सल्फर एंड एनर्जी मिल गई बैक्टीरिया को। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन सारे के सारे सॉइल में ऐड हो गए ना, ये मिनरल्स सॉइल में ऐड हो गए, ये न्यूट्रिएंट सॉइल में ऐड हो गए। अब इनको दोबारा कोई प्लांट ले सकता है। आराम से सुनो, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, मस्त डिटेल में चलते हैं, समझ लो मेरे भाई। मैं जंगल में घूम रहा था, है ना, ऐसे ऐसे छाती चौड़ी करके, सीना को जॉन सीना बना करके चल रहा था जंगल में। एक शेर ने मुझे देख लिया पेड़ के पीछे से, ही खाना खा के मॉर्निंग वॉक करने आया है, अभी बताता हूं इसको। शेर ने झपट्टा मारा, मेरे मुंह में हाथ डाल के मुझे फाड़ डाला, और उसके बाद मेरी लाश वहीं पड़ी हुई थी जंगल में। अलग अलग बैक्टीरिया ने आकर के, डीकंपोजर बैक्टीरिया ने आकर के मेरे शरीर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक हो चुका है। इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आए और उन्होंने क्या बनाए, काफी सारे मिनरल्स बना दिए। ठीक है, मिनरल्स बना दिए। अब वहां पर कोई पेड़ था, अब ये मिनरल सॉइल में पड़े हुए हैं, वहां पे कोई पेड़ था, उसने वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए। तो ये जो मेरी बॉडी से आए हुए मिनरल हैं, ये कहां चले गए, किसी प्लांट में चले गए। अब प्लांट में वाटर मिनरल चले गए तो प्लांट ने भैया कुछ सेब बना लिए, सेब का पेड़ था समझ लो, तो इस सेब में भी मिनरल आ गए। फिर ये सेब जमीन पे गिरा, उसको एक आदमी ने खा लिया, तो आदमी की बॉडी से निकले हुए मिनरल्स वापस सेब के फॉर्मेट में आदमी की बॉडी में ही आ गए। इसे साइकिल कह दिया ना मेरे भाई, इसे साइकिल कह दिया। दिस इज कॉल्ड एज मिनरल साइकिलिंग। साइकिल ऐसी चीज को कहा जाता है जो जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म हो। अब भैया एक एनिमल की बॉडी से निकले हुए मिनरल दोबारा एनिमल की बॉडी में आ गए सेब बन के। अब आपको कोई कहता है कि भैया आप पालक खाया करो, उसमें आयरन होता है, तो आपने आयरन खाया, तो अब आप जब खत्म हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, तो आपकी बॉडी का आयरन भी तो वहीं पड़ा मिलेगा, तो रिसाइकल हो गया ना भाई। कोई कुछ लेके नहीं जाता इस दुनिया से। इनफैक्ट मिनरल्स भी मिट्टी में मिल जाने हैं मेरे भाई, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। यस, तो अल्टीमेटली यही होना है। तुम तो इमोशनल हो गए मेरे भाई, तुम्हें पता नहीं है भाई मेरी ताकत का। बैटमैन के नाम पे नाइट ड्यूटी लगती है मेरी, है ना। शेर आएगा, शेर को खोल के रख दूंगा मैं, शेर को शायरी के साथ सुना दूंगा वहीं पे शेर और शायरी बना देंगे उसको वहीं पटक के, तुम टेंशन मत लिया करो। ऐसे मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे साथ हो। मैं तो इमोशनल हो गया यार तुम्हें देख के। थैंक यू भाई, लव यू भाई, है ना। कुछ आरआईपी लिखने लगे हैं गधे कहीं के, बदतमीज। एक हमारे सर थे भाई, पूरे सुर में सुनाते थे बच्चों को ताने, बदतमीज कहीं के, हाँ नहीं तो तो तुम भी वैसे ही हो, है ना। सुर में गाली खाओगे तुम भी एक दिन, सुर सम्राट बना दोगे मास्टर को। यह है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बस इतनी ही बात है। यस, बढ़िया बढ़िया।
अंडरटेकर का फैन हूं मेरे भाई, वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे ही सपने में आऊंगा सबसे पहले। जो लोग आरआईपी लिख रहे हैं ना, सबसे पहले तुम्हें ही हॉन्ट करूंगा सबसे पहले आकर के, है ना। भगते फिरोगे यहाँ वहां, ताबीज बनवाते फिरोगे फिर उसके बाद ताबीज बनवाते फिरोगे भाई बाबाओं से कि सर को एक दिन कमेंट कर दिया था बहुत गंदा, उसके बाद सर सपने में आ रहे हैं। मेरी पावर्स को अंडर एस्टिमेट मत करो मेरे भाई तुम, अभी तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, है ना। आ जाओ, यहां पर हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। फॉर एग्जांपल, अगर ये नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बना लेंगे, नाइट्रोजन बना लेंगे, एंड इनको एनर्जी यानी एटीपी मिल जाएगी। इसी प्रकार से ये और भी न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। तो ये नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया तोड़ेंगे तो इन्हें नाइट्रोजन मिल जाएगा, फॉस्फेट तोड़ेंगे फास्फोरस मिल जाएगा, फेरेट तोड़ेंगे आयरन मिल जाएगा, सल्फेट तोड़ेंगे सल्फर मिल जाएगा। इतनी सी बात थी, पर हमने काफी डिटेल में इसको पढ़ डाला है, चमका डाला है। करेक्ट है मेरे भाई, आ जाओ। अब हमारी फाइनल कैटेगरी बचती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इनको हम लोग क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इनको हम लोग कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यानी ये ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद खाना बना सकते हैं, लेकिन कैसे, फोटो को यूज करके। और फोटो शब्द जो है ये इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, लाइट के लिए। तो आप कह सकते हैं दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। सो दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो है नई नहीं बन सकती, पुरानी नष्ट नहीं हो सकती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां लाइट एनर्जी को पकड़ पकड़ के हमने केमिकल एनर्जी यानी फूड बना लिया। भाई फूड जो बना है, ग्लूकोज जो बना है प्लांट में, ये भी तो एक केमिकल है ना। तो अल्टीमेटली हमने लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी बना दी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहां पर, एग्जाम्पल हो जाएगा गुरुजी साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल हो जाएगा गुरुजी साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, जिसको हम प्यार से बग्गा कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए यानी बग्गा, ब्लू ग्रीन एल्गी। मिस्टर बग्गेंद्र बाहुबली कह दिया इसको, बग्गा कह दिया, करेक्ट कह दिया भैया। अब गुरुजी आज तेल नहीं लगाया है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, खोपड़ी पर लगा लो चमेली का तेल, नाम में घुस जाओ, अलग अलग भागों में घुस जाओ। सबसे पहले हमने यहां पर साइनोबैक्टीरिया में सयान शब्द को पकड़ा। सयान का मतलब क्या होता है, ब्लू, इसीलिए इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी रखा होगा किसी महानुभाव ने। यस गुरुजी। दूसरा मेरे भाई ग्रीन एल्गी इसको कह दिया, एल्गी होता है प्लांट, यानी इसका जो है कंपैरिजन, साइनोबैक्टीरिया का कंपैरिजन आप ग्रीन एल्गी से कर रहे हो, यानी प्लांट से कर रहे हो, यानी इसमें कुछ ऐसा है जो प्लांट जैसा है। तो इसमें भी ग्रीन प्लांट जैसे पिगमेंट होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए। सो इट हैज क्लोरोफिल ए पिगमेंट, इसे CHLA भी कहते हैं, क्लोरोफिल ए पिगमेंट लाइक हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जिस हिसाब से क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि प्लांट्स को हरा भरा बना देता है, उसी प्रकार से यहां पर भी क्लोरोफिल ए देखने को मिला। तो यहां पर आपके ब्लूइश पिगमेंट भी मौजूद है और क्लोरोफिल ए जैसा पिगमेंट भी मौजूद है, जो कि लाइट को ट्रैप करते हैं। पिगमेंट का काम ही है लाइट को पकड़ना, जिससे कि आप खाना बना सको। करेक्ट। अब देखो मेरे भाई, ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, ये दिखता कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है ना, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। देखिए, ये जो साइनोबैक्टीरिया है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये आपका अकेला भी पाया जा सकता है, यानी इट कैन बी यूनिसेलुलर। ये आपका कॉलोनी में भी पाया जा सकता है, यानी झुंड में भी पाया जा सकता है। झुंड में तो सुअर आते हैं मुन्ना, नहीं मेरे भाई, साइनोबैक्टीरिया भी आता है। अभी झुंड बना दिया ना, तो ये झुंड में भी पाया जा सकता है। करेक्ट। और मेरे भाई ये चेन भी बना सकता है, कड़ी से कड़ी मिला करके ये आपकी चेन भी बना सकता है। तो इस प्रकार का आपका फिलामेंटस सा भी हो सकता है, ये एक एक कड़ी जोड़ करके ये क्या कर सकता है, चेन जैसा ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है। सो इट कैन बी
ये जो साइनोबैक्टीरिया है इट कैन बी यूनिसेलुलर, ये अकेला भी देखने को मिल सकता है। इट कैन बी कॉलोनियल, ये कॉलोनी में यानी कि झुंड में भी पाया जा सकता है। एंड मेरे दोस्त इट कैन बी फिलामेंटस ऑल्सो, ये आपका चेन जैसा भी हो सकता है। इट कैन बी फिलामेंटस यानी चेन लाइक, राइट, कड़ी से कड़ी जोड़ करके इसने लंबी चेन बना ली। ये इसकी शक्ल के बारे में हमने बातें कर ली हैं कि इसका थोड़ा दिखने में कैसा लगता है। यस, अब ये जो है ये पाया कहां जाता है, हैबिटेट क्या है इसकी, हैबिटेट क्या है, तो मेरे दोस्त ये हर जगह देखने को मिलता है। यानी ये एक्वेटिक भी हो सकता है, पानी में भी देखने को मिल सकता है। तो पानी में देखने को मिलेगा तो फ्रेश पानी में भी देखने को मिलेगा, एंड खारे पानी में भी, तो आप लिख सकते हो फ्रेश प्लस मैराइन, यानी ऑलमोस्ट हर जगह मिल सकता है, फ्रेश प्लस मैराइन। ठीक है, एंड मेरे दोस्त ये आपका टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, यानी गीली मिट्टी पे, जमीन वगैरह पे भी पाया जा सकता है। तो ये हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है। ये इसकी हैबिटेट है, ये इसका इलाका है। यानी दिखने में भी कैसा भी हो सकता है, पाया भी कहीं पे भी जा सकता है, याद करने की टेंशन ही नहीं, जहां बोलो वहां मिल जाएगा, जैसे बोलो वैसे मिल जाएगा, है ना। तो इसमें तो कोई याद करने की टेंशन है ही नहीं। अगली इंपॉर्टेंट चीज है काई, है ना। जैसे पाई पाई जोड़ के लोग महल बनाते हैं, ऐसे काई काई जोड़ के हम कॉन्सेप्ट बना देंगे। आपने पॉन्ड देखा होगा या कोई तालाब देखा होगा, उस तालाब के सरफेस पे आपको काई, हरे कलर की चिपचिपी गिलगिली बदबूदार काई देखने को मिलती है। वो काई जो है वो साइनोबैक्टीरिया बनाता है। तो ऐसा पानी जो प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है, उसमें पॉल्यूशन का मतलब काफी सारे मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स जो है इन बैक्टीरिया वगैरह के लिए अच्छे हैं, इनको तो शौक है खाने का, पर उस एक्सेस मिनरल से बाकी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। ये मस्त ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे गंदे पानी में, पॉल्यूटेड पानी में ये और खिल करके निकलते हैं, ब्लूम हो जाते हैं। ब्लूम हो जाना मतलब फैल जाना, खिल जाना, तो इसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जब ब्लूम हो जाए, फैल जाए, काई बना ले, तो इसे एल्गल ब्लूम कहेंगे। सो दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, they form blooms in polluted water bodies। polluted water bodies में ये क्या बनाते हैं, ब्लूम बनाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, अलगल ब्लूम, है ना। लोग धूम मचाते हैं, ये ब्लूम मचाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अलगल ब्लूम इसको हमने कह दिया। यहां तक की बात चमकी, दोबारा से वापस आ जाओ, दोबारा से सारी बातें पढ़ो। मैंने आपको कहा कि जो बैक्टीरिया है ये केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके भी एनर्जी ले सकते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करके भी एनर्जी ले सकते हैं। यानी आपका केमिकल्स को यूज कर मतलब कि लाइट को यूज कर करके नए केमिकल्स बनाएंगे, फूड बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया में सयान शब्द का मतलब ही है ब्लू, और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीन एल्गी की तरह या प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। तो ये आपके अकेले भी पाए जा सकते हैं, कॉलोनी में यानी झुंड में भी पाए जा सकते हैं, या ये चेन की तरह भी पाए जा सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, एक के बाद एक जुड़े हुए हो सकते हैं। ये पानी में भी मिल सकते हैं, लैंड पे भी मिल सकते हैं, पानी में भी, साफ पानी में भी पाए जा सकते हैं, खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं, और मेरे भाई गंदे पानी में ये धूम मचा देते हैं, ब्लूम मचा देते हैं, और बढ़िया तरीके से काई बना लेते हैं। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात चमकी मेरे भाई। यस और नो एक बार तुनिक तुनिक हो जाए इन द चैट सेक्शन। अब मैं आपको साइनोबैक्टीरिया की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे यहां पर मैंने बताया कि ये जो बैक्टीरिया है हेट्रोट्रॉफिक, ये तो अकेला नहीं रह सकता, हेट्रोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये तो प्लांट के साथ रह के नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था। लेकिन ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये तो ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो ये किसी के साथ नहीं रहते, अकेले रहकर भी नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, और सॉइल में नाइट्रोजन मुफ्त में ही ऐड करते रहते हैं। तो ये नाइट्रोजन कैसे फिक्स करते हैं, दिस इज आवर मैटर ऑफ कंसर्न, और ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा गौर से लिखना है, गौर से सुनना है। हाईली कंसेप्चुअल है और एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल्स है नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूंगा मेरे भाई, आराम से सुनना, ठीक है। Some cyanobacteria or BGA can fix नाइट्रोजन ऑल्सो, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आपका यहां पर हो जाएगा एनाबीना नोस्टॉक, एनाबीना डोपशॉप नहीं, एनाबीना नोस्टॉक मारिया करो जब भी आए साइनोबैक्टीरिया पे सवाल कि कौन नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो एनाबीना नोस्टॉक मारिया करो। नोस्टॉक का थोबड़ा जो है ये एनसीईआरटी में दिएला है, आपको अच्छे तरीके से नोस्टॉक बनाना सिखाया जाएगा। ये आपका एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि साइनोबैक्टीरिया अकेला भी हो सकता है, झुंड में भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है। ऐसा ही एक फिलामेंटस बैक्टीरिया जो है ये है आपका नोस्टॉक। तो कैसा दिखाई देता है ये और कैसे नाइट्रोजन फिक्स करता है, इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मेरे दोस्त ये है आपका आम सेल, नॉर्मल सेल, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल ऑफ नोस्टॉक। नॉर्मल सेल है, नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल काम करता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। यस, नॉर्मल काम कर रहा है। लेकिन कुछ जो आपके सेल्स हैं ये अलग से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, मोटुल्ले हो जाते हैं, थिक वॉल्ड हो जाते हैं। राइट, इस प्रकार से आपको ये सेल देखने को मिल रहा है। थिक वॉल्ड सेल है जो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये अलग सेल है, डिफरेंट टाइप का सेल है। फिर इसके बाद और हम लोगों ने नॉर्मल सेल्स ऐड किए, और हम लोगों ने नॉर्मल सेल्स ऐड किए, एंड मेरे दोस्त इसके बाद हमने अपने और मोटुल्ले सेल्स ऐड कर दिए, एक और नॉर्मल सेल हमने ऐड कर दिया। ये हमारा नोस्टॉक की शक्ल हम लोगों ने बना ली। ये हमारे नोस्टॉक की शक्ल है। अब ये जो नोस्टॉक है इसके अराउंड, क्योंकि ये पानी में रहता है तो इसकी एक शीथ भी पाई जाती है ना, इसे म्यूसिलेजिनस शीथ कहा जाता है या जिलेटिनस शीथ कहा जाता है, जो कि इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के काम आती है। तो ये म्यूसिलेजिनस शीथ है। एनसीईआरटी में दो जगह अलग अलग शीथ लिख रखी है, डायग्राम में लिख रखा है म्यूसिलेजिनस शीथ और एनसीईआरटी के टेक्स्ट में लिख रहा है जिलेटिनस शीथ, दोनों पाई जा सकती हैं। तो यहां पर जो है आपकी ये शीथ पाई जा रही है, ये कोट पाया जा रहा है, जो कि यहां पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से बना दिया है। ठीक है मेरे भाई, करेक्ट है गुरुजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। प्यारा सा डायग्राम रेडी हो गया, पेन गिर गया, सॉरी, मुझे माफ करना। आ जाओ। तो यहां पर यह है आपका नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, ये हो गया हमारा प्यारा थिक वॉल्ड सेल जिसको हमने कहा हेटेरोसिस्ट, ये हो गई हमारी म्यूसिलेजिनस कवरिंग या जिलेटिनस कवरिंग। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो यहां पर हमें मार्क करनी है, तीन ही अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। दीज आर वेजिटेटिव सेल्स, नॉर्मल सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि नोस्टॉक भी साइनोबैक्टीरिया है तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो यहां फोटोसिंथेसिस करने वाला सेल कौन है, आपका वेजिटेटिव सेल है। जो हरे भरे सेल दिखाई, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद ये जो मोटा सा सेल दिखाया, ये क्या है, हेटेरोसिस्ट सेल। ये जो नोस्टॉक है इसमें कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, पहले ये भी ऐसे ही थे हरे भरे, ये मॉडिफाई हो गए फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये नाइट्रोजन फिक्स करने लगे फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है मेरे भाई। और यहां पर आपका जिलेटिनस कोट या जिलेटिनस कवरिंग या म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जा रही है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जा रही है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई पंगा नहीं। आ जाओ मेरे भाई। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हेटेरोसिस्ट है अलग से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्यों तैयार किया गया है। सबसे पहली बात, इसकी वॉल थिक है ना, हेटेरोसिस्ट जो है इट हैज थिक वॉल्स, इसकी वॉल्स मोटी मोटी हैं, मोटुल्ली हैं। क्यों मेरे भाई, इसकी थिक वॉल्स इसीलिए है जिससे कि ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर ना कर पाए। क्यों गुरुजी, इट हैज थिक वॉल्स सो दैट ऑक्सीजन कैन नॉट एंटर हेटेरोसिस्ट, जिससे आपका ये जो आपका हेटेरोसिस्ट है इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर ना कर पाए, कैन नॉट एंटर हेटेरोसिस्ट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है मेरे भाई, इसमें कोई दंगा पंगा नहीं है। ऑक्सीजन क्यों नहीं चाहिए,
नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम होता है, अब ये सेल जो है ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, और वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन से डरता है। ऑक्सीजन जैसे ही आता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी बंद कर देता है। तो अगर आपको नाइट्रोजन फिक्स करानी है तो आप ऑक्सीजन इस सेल में लाना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको कोशिश करनी है कि ऑक्सीजन इस सेल में ना आए, तो आपने थिक वॉल बना दी जो कि ऑक्सीजन की एंट्री को ब्लॉक कर दे। सो हैज थिक वॉल सो दैट ऑक्सीजन कैन नॉट एंटर हेट्रोसिस्ट सिंस नाइट्रोजिनेज एंजाइम is sensitive for oxygen, वो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है, therefore नाइट्रोजन cannot be fixed in presence of oxygen. नाइट्रोजन cannot be fixed in presence of ऑक्सीजन। बात समझ में आई? यस गुरुजी समझ में आ गई। आराम से देखो, मैंने कहा एनाबीना और नॉस्टॉक जो है ये आपके ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। अब ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो अलग से रह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। और मेरे भाई यहां पर जो सेल्स हैं दे आर वेजिटेटिव इन नेचर, जो खाना पीना बनाने का काम करते हैं। और कुछ सेल्स मोटी वॉल के इस तरीके से स्पेशलाइज कर दिए गए हैं, इनको स्पेशल काम सौंप दिया गया है कि आप खाना पीना मत बनाओ, खाना पीना आपको हम दे देंगे, आजू बाजू वाले सेल दे देंगे, आप सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स करो और आप अपनी इन वॉल्स को मोटा कर लो। कुंडी लगा लो दरवाजे पे, कुंडी लगाओ राजा, जिससे ऑक्सीजन अंदर ना आ पाए, और ऑक्सीजन अंदर ना आ पाए तो नाइट्रोजनेज बढ़िया से काम कर पाए, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजनेज काम नहीं कर पाता। तो हमें कोशिश करनी है कि ऑक्सीजन अंदर ना आए, उसके लिए हमने थिक वॉल डेवलप कर ली है। बात चमकी या नहीं, झटपट बताइए, फटफट बताइए, बात चमकी या नहीं चमकी? यस फटाफट बता दो मेरे भाई, क्या यहां तक बात समझ में आ चुकी है? ये आपके डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, बस बैक्टीरिया का खेला खत्म। अब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, माइकोप्लाज्मा के बारे में 4-5 बातें पढ़नी है जो सबसे अलग प्रोकैरियोट है, एंड देन आफ्टर वी हैव टू टॉक अपॉन द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्टा जो आज करके जाएंगे। यस बहुत बढ़िया। एनाबीना भी सेम काम कर सकता है, यस वो इसलिए साथ साथ लिख दिया है, बस एनसीईआरटी में नॉस्टॉक का चित्र दिया हुआ है इसलिए नॉस्टॉक का चित्र मैंने यहां पर बना दिया है। एनाबीना भी सेम काम कर सकता है, इट कैन ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन, तो टेंशन लेने की बातें हैं। नॉस्टॉक पढ़ा, एनाबीना पढ़ा, एक ही बात है, ठीक है। आ जाओ, अब मेरे भाई मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करा देता हूं। ये मैं आपको कल लिखवा चुका था कि यू बैक्टीरिया जो है इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि इनमें रिजिड सेल वॉल होती है, किसकी? सेल्यूलोज की। एंड अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजेला पाया जाएगा, अगर मोटाइल नहीं है तो फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को प्यार से क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ग्रीन एल्गी से इसकी तुलना इसीलिए की क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, हाइयर प्लांट जैसा पिगमेंट पाया जा रहा है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया अकेला भी रह सकता है, झुंड में भी रह सकता है, और चेन भी बना सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया था। फ्रेश पानी में भी पाया जा सकता है, खारे पानी में भी पाया जा सकता है, लैंड पे भी पाया जा सकता है। इसके अराउंड जिलेटिनस शीट हो सकती है, या डायग्राम में लिखा हुआ है म्यूसिलेजिनस शीट हो सकती है, दोनों की दोनों लिखवा दी हैं। इसके अलावा ये ब्लूम बना सकता है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में, गंदे पानी में है अगर तो काई बना लेगा। एंड मेरे दोस्त नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इसमें कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं हेट्रोसिस्ट, जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबीना में। तो नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ ये हरे भरे सेल जो है ये है आपके क्या? वेजिटेटिव सेल, और ये जो स्पेशल सेल दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में ये है हेट्रोसिस्ट, जिनकी वॉल मोटी है, जिससे कि यहां पर ऑक्सीजन ना आ पाए, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो सकता। तो ये पूरा का पूरा खेला हमने पढ़ लिया है, यहां तक भी बातें देख ली हैं। अब बस हमको छोटी छोटी 2-2 3-3 लाइनों के कंसेप्ट पढ़ने हैं। पहले ये निपटा ही देते हैं और उसके बाद खूब सारे क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आपकी अनुमति हो, इजाजत हो तो। क्या बोलते हो भाइयों? कर ले। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, 3 लाइन का गेम है पूरा का पूरा, और उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स माइकोप्लाज्मा, वो भी मुश्किल से 2-3 लाइन का गेम है, हो सकता है इसी स्लाइड में दोनों काम हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं भैया? रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें कर ली जाए। अब मेरे दोस्त आराम से एक बात मुझे बताओ, बहुत प्यार से मुझे एक बात बताओ कि बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर होता है, तो इसके लिए रिप्रोड्यूस करने का सबसे आसान तरीका क्या है? समझ लो बैक्टीरिया को कोई काम धंधा नहीं है, इसको लगता है कि इसे फटके 1 से 2 हो जाना चाहिए, तो क्या करेगा? फुचुक करके डिवाइड कर जाएगा। इससे आसान तरीका तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकता डिवाइड करने का। तो ये क्या करेगा मेरे भाई? 1 से 2 बन जाएगा, 2 सेल बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा। तो जब अच्छी खासी कंडीशंस हैं इसके आसपास, जब फेवरेबल कंडीशंस हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, अगर इसके पास कोई और काम नहीं है तो ये क्या करेगा? रिप्रोड्यूस कर लेगा। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, सब कुछ अच्छा है, उगने का अच्छा मौका है। बैक्टीरिया डिवाइड मेजरली बाय फिजन। ज्यादातर कैसे ये डिवाइड करेगा? बैक्टीरिया डिवाइड मेजरली बाय फिजन, मेजरली बाय फिजन। बाइनरी फिजन कर लेगा, अपने 2 टुकड़े कर लेगा, चीथड़े उड़ा लेगा। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? यस गुरुजी, ये बात हमको पहले से पता थी, इसमें कुछ नया नहीं है। तो फिजन जो है सबसे आसान तरीका है जिससे कोई भी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकता है। सबसे आसान तरीका इसके लिए फिजन है। करेक्ट। तो हम क्या कर देते हैं, इस फिजन का एक डायग्राम बना लेते हैं। ज्यादा नहीं तो एक छुटका सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें फिजन के बारे में क्लैरिटी आ जाए। ये एक बैक्टीरिया है मेरे दोस्त, ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में क्या कर दिया हमने? इसका डीएनए डाल दिया, न्यूक्लियोइड डाल दिया, ये न्यूक्लियोइड डाल दिया। करेक्ट है? करेक्ट है गुरुजी, ये न्यूक्लियोइड डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया जो है जब अपने साइज को बढ़ाएगा, ये बैक्टीरिया जब अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ाएगा तो इसमें डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, डीएनए की भी 2 कॉपीज बन जाएंगी। बाद में क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये जो बैक्टीरिया है इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये जो बैक्टीरिया है इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक ये वाला बैक्टीरिया और एक ये वाला बैक्टीरिया, इसके 2 टुकड़े हो गए। एक में ये वाला डीएनए चला गया, दूसरे में ये वाला डीएनए चला गया। बात यहां पर खत्म हो जाती है। बचपन से बना रहे हैं डायग्राम, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जो बैक्टीरिया है इसने ग्रो किया, डीएनए को रेप्लिकेट किया और फिर इसके 2 टुकड़े हो गए, तो बीच में हम प्लस का साइन लगा देते हैं कि यहां पर 2 टुकड़े हो गए हैं। दीज आर डॉटर बैक्टीरिया। ये आपका पेरेंट बैक्टीरिया था, ये आपका पेरेंट बैक्टीरिया था। इसमें डीएनए रेप्लिकेट हुआ, आपने क्या किया? यहां पर डीएनए की 2 कॉपीज बनाई, डीएनए रेप्लिकेट किया और आपका यहां पर डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद सेल के भी 2 टुकड़े कर दिए, तो ये दोनों क्या बन गए? डॉटर बैक्टीरिया बन गए। यस गुरुजी, ये दोनों क्या बने? डॉटर बैक्टीरिया बने। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई पंगा नहीं, कोई दंगा नहीं, आसानी से हमें ये बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया है ना। अब आपको 2 लेयर्स पता है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, बाहर सेल वॉल होगी पेप्टिडोग्लाइकन की बैक्टीरिया में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ना भी लिखो तो चलेगा। तो पहला तरीका यह है कि फिजन से डिवाइड कर ले। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ, तो फिजन से डिवाइड कर जाएंगे। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर आसपास ग्रो करने लायक कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये क्या करेंगे? इन अनफेवरेबल कंडीशंस ये क्या कर सकते हैं? दे मेक स्पोर्स, दे मेक स्पोर्स जो कि रेजिस्टेंट हों। ये स्पोर्स बना लेते हैं जिन पे वॉल लगी हुई होती है, तो ये रेजिस्टेंट होते हैं, लंबे टाइम तक ये स्पोर बना करके बैठे रह सकते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये दोबारा से क्या कर जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन है, इन्हें पता है भैया आसपास ग्रो करने लायक कंडीशन नहीं है, तो क्या करो? अंडरग्राउंड हो जाओ कुछ टाइम के लिए, किसी को दिखो ही मत, स्पोर बना लो, रेजिस्टेंट स्पोर बना लो, अपने ऊपर मोटा सा कवर बना लो। जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो बाहर निकल
क्या मैं दिखाई दे रहा हूं दोस्त? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? एक बार बताइए प्लीज। क्या सब कुछ ठीक है? हेलो 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 हेलो। अच्छा ओके, मेरा जो स्क्रीन है इट इज स्टिल पॉज्ड, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आ गया आ गया आ गया, डन डन डन, ठीक है। सब कुछ ठीक है दोस्त, सब कुछ ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रेट। ठीक है, अब फोन में भी ऑन कर रखा है, कुछ गड़बड़ होगी तो देख लेंगे। आई गेस कुछ नेटवर्क का इशू था, बट आई गेस अभी सब कुछ ठीक हो चुका है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं यहां तक मैंने क्या कहा। सबसे आसान तरीका बैक्टीरिया के लिए रिप्रोड्यूस करने का कौन सा है? कि ये जब कंडीशंस फेवरेबल हैं तो फिजन कर ले। ये बैक्टीरिया का सेल है, यहां अंदर की लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, बाहर वाली को सेल वॉल कहेंगे। इसके पास खुद का डीएनए है, यानी जेनेटिक मटेरियल है। तो ये पेरेंट बैक्टीरिया है, इसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। मटेरियल अपनी कॉपी बना लेगा, तो डीएनए रेप्लिकेट हो गया है। उसके बाद क्या होगा? इस बैक्टीरिया के हम लोग दो टुकड़े कर डालेंगे तो दो डॉटर बैक्टीरिया बन जाएंगे। सबसे आसान तरीका है बैक्टीरिया के लिए रिप्रोड्यूस करने का। अगर बैक्टीरिया के आसपास की कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, यानी कंडीशंस अगर बहुत अच्छी नहीं है, तो ये क्या करे? ये अपने ऊपर एक कोट बना ले, ये टोटल एक कवर ओढ़ ले, जिसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, है ना? इसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर बन जाएगा अगर मेरे दोस्त, तो आपका यहां पर ये बेहतर तरीके से सरवाइव कर पाएगा, ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाएगा, और जब भी बाद में फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो उसके बाद जो है ये अपना काम कर सकता है। यहां तक की बातें समझ में आई? छोटे मोटे लैग के लिए माफी चाहूंगा मेरे दोस्त, थोड़ा और चेक करते हैं हम लोग, इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं एटलीस्ट। अगर बाद में लैग आता रहा तो मैं रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगा, छोटा सा 20-25 मिनट का कंटेंट बचेगा, तो उसके बाद हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है आपकी कंजुगेशन। कहीं सुनेला लगता है ये शब्द? यस गुरुजी, जब आप पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे हमको, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उस टाइम पर आपने कंजुगेशन के बारे में बात की थी। तो कंजुगेशन क्या है? इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, या आप इसे कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। पर क्या ये असली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? नहीं सर, यहां तो एक बैक्टीरिया दूसरे को डीएनए दे रहा है, कोई गैमीट नहीं बन रहे, कोई जाइगोट नहीं बन रहा, तो ये रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कह दिया, बट इट इज नॉट रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ प्यार से बोला गया है। जब बैक्टीरिया ने अपने मम्मी पापा से पूछा, पेरेंट बैक्टीरिया से पूछा, क्या हम भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसे कहा गया कि तुम अपने दोस्त को अभी जो डीएनए देकर आए हो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बैक्टीरिया भी खुश हो गया, है मैं भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हूं। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर है जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कहा। इट इज नॉट रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको भी पता है बैक्टीरिया में तो एक ही सेल है, उसकी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की भयंकर औकात नहीं है। नॉट रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई गैमीट वगैरह ये नहीं बना पाता, गैमीट वगैरह का फॉर्मेशन यहां नहीं होता। तो नॉट रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होता क्या है यहां पर? आराम से देखिए, होता क्या है यहां पर? ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका साथी बैक्टीरिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कई सारे डायग्राम्स बना लेते हैं जहां पर इनको हम जोड़ के भी दिखा दें, ठीक है। ये और बैक्टीरिया हमने यहां पर बना लिए, और बैक्टीरिया हमने यहां पर बना लिए। आराम से सुनिए, ये जो आपके
क्या मैं दिखाई दे रहा हूं दोस्तों? हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 बैक, वेलकम बैक। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? फटाफट बताइए। हेलो 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 हेलो। फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड। भाई माफी चाहूंगा यार, है ना, टेक्निकल ग्लिच है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। इनफैक्ट सोच करके मुझे बहुत हंसी आ रही है कि मैं लगा हुआ हूं भाई पिछले 10 मिनट से, और मुझे पता लगा कि कुछ कोई देख ही नहीं पा रहा है। जब तक मैंने पीछे मुड़ के देखा तब से चैट फ्रीज हो रखी थी, है ना। और अभी भी बीच बीच में दिक्कत आ रही है। तो अगर आप कहें, वैसे तो बहुत छोटा टॉपिक बचा हुआ है, मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा संयम जो है दिखा पाए प्लीज। तो अगर हम आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे तो प्रोटिस्टा आज मैं स्टार्ट नहीं कराऊंगा, है ना। इट्स ओके 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 ओके। एक बार फटाफट बताओ यार, एक बार पोल करा लेते हैं कितने लोगों को सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। पोल कराने से थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार थम्स अप दे दीजिए। अगर आपके डिवाइस पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ परेशानी नहीं है, तो एक बार फटाफट थम्स अप दे दीजिए। अगर 70-80% थम्स अप आता है देन वी विल कंटिन्यू, क्योंकि एक स्लाइड बची हुई है मुश्किल से माइकोप्लाज्मा के बारे में। 4 लाइनें मुझे आपको बताना है और कुछ भी नहीं, और फिर बाद में हम लोग प्रोटिस्टा कल स्टार्ट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, है ना। अगर हो सकेगा तो फिर मैं प्रोटोजोआ आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन हाँ, अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जस्ट सिलेबस खिंचवा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ खिंचवाइंग द सिलेबस, ऐसा दिस इज नॉट राइट, है ना। आ जाओ, एक बार 15 सेकंड बची हुई है, एक बार पोल देख लेते हैं। अभी हालांकि सब कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी स्क्रीन भी फुल एचडी में आ रही है मेरी आंखों के सामने। तो एक बार मैं आपको दोबारा ये रिवाइज करवा देता हूं। कंजुगेशन की हम लोगों ने बात करी थी। कंजुगेशन आई गेस आप लोगों का मिस हो गया होगा बीच में, पर कोई बात नहीं, लेट्स चेक इट आउट, है ना। आ जाओ। क्या बात है यार, 93% लोगों ने थम्स अप दे दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो मेरे दोस्त, अगर बैक्टीरिया के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इसको खाने पीने रिप्रोड्यूस करने के अलावा कोई तीसरा चौथा काम नहीं है। तो ये क्या करेगा, फुचुक करके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होगा एंड उसके बाद आपके इस सेल के 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक बैक्टीरिया से 2 डॉटर बैक्टीरिया बन जाएंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं, जो कि आपका बैक्टीरिया शो करता है नॉर्मल केसेस में। अगर मेरे दोस्त इसके आसपास की कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, यानी इसको अगर पता लग जाए कि आसपास अच्छी कंडीशंस नहीं है, अगर मैं गलती से डिवाइड कर भी गया तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो उस दौरान ये क्या कर लेता है, अपने ऊपर एक मोटी सी चादर ओढ़ लेता है और कहता है कि भैया थोड़ी देर अंडरग्राउंड हो जाओ, इनएक्टिव हो जाओ। तो ये अपने ऊपर एक मोटी सी कवर बना लेता है, स्पोर बना लेता है मेरे दोस्त, जो कि रेजिस्टेंट होता है। यानी अनफेवरेबल कंडीशन में इसके लिए जान बचाना ज्यादा जरूरी है, तो ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जिनके ऊपर मोटी मोटी वॉल होती है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, जिस भी जगह स्पोर गिरेगा, अगर फेवरेबल कंडीशन होंगी तो बैक्टीरिया नया जो है बन जाएगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहेंगी तो थोड़ी देर और ये स्पोर बना के बैठा रहेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी दोबारा से क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। एंड तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरिया। यानी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को क्या करता है, अपना डीएनए दे देता है, अपना प्लाज्मिड दे देता है, इसको हम कंजुगेशन कहते हैं। इसी को प्यार से बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, कोई गैमीट नहीं बन रहा है, यहां पर कोई जाइगोट नहीं बन रहा है, लेकिन इसे बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दिया प्यार से। कि बैक्टीरिया ने जब अपने मम्मी पापा से पूछा क्या मैं भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हूं, तो उस बैक्टीरिया के मम्मी पापा ने कहा कि तुम अपने दोस्त को जो डीएनए देकर आए हो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बैक्टीरिया भी खुश हो गया कि मैं भी कुछ तो करके आया हूं जीवन में। तो मेरे दोस्त, यहां पर ये जो बैक्टीरिया है इसमें इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है और प्लाज्मिड है। अगर इस प्लाज्मिड का नाम है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, तो एफ फॉर फर्टिलिटी प्लाज्मिड, अगर ये प्रेजेंट है तो इसे मैंने एफ प्लस बैक्टीरिया कह दिया। यहां आपका फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है, एब्सेंट है, तो मैंने इसे एफ माइनस कह दिया। अब इन दोनों की दोस्ती हो गई और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, सेक्स पिलाए बन गया, यानी पाइलस बन गया। इसे कंजुगेशन ट्यूब भी कहते हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो कंजुगेशन ट्यूब है, ये जब इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में बनी, तो इस कंजुगेशन ट्यूब से क्या हुआ, एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकल करके दूसरे बैक्टीरिया में पहुंच गया। यानी यहां पर एक स्ट्रैंड तो एज इट इज रह गया और दूसरा स्ट्रैंड निकल करके इस बैक्टीरिया में पहुंच गया। अब दोनों के पास क्या हो गया, एक एक स्ट्रैंड हो गया। और मेरे दोस्त, आपको पता है डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। अगर इन दोनों के पास एक एक स्ट्रैंड है
तो दूसरा स्ट्रैंड भी आराम से बन सकता है, प्यार से बन सकता है मेरे दोस्त। तो ये दोनों ही क्या करेंगे, अपना अपना नया स्ट्रैंड भी बना लेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों क्या हो जाते हैं, F+F+ हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले एम्स एग्जाम में पूछा जाता था कि अगर एक बैक्टीरिया F+ है और एक माइनस है तो एंड में दोनों की हालत क्या होगी। अगर एक F+ है और दूसरा माइनस है तो दोनों एंड में F+ हो जाएंगे। यानी मेरे दोस्त पॉजिटिव आदमी का ज्ञान बांटने से कुछ भी नहीं घटता। ये पॉजिटिव है, इसने अपना ज्ञान बांटने के बारे में सोचा, दूसरे के पास भी ज्ञान आ गया और ये भी ज्ञानी का ज्ञानी रहा, इसका भी ज्ञान कम नहीं हुआ। सो व्हेन यू स्प्रेड पॉजिटिविटी यू रिमेन पॉजिटिव, सामने वाला भी अच्छा हो जाता है, सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां से हमें जीवन की एक सीख मिलती है मेरे दोस्त। ये 3 तरीके के आपके क्या हैं, रिप्रोडक्शन है। पहला आपका बाइनरी फिजन, दूसरा आपका अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा आपका प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, जिसे बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा है। दिस इज नॉट रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको सिर्फ कंजुगेशन कह दिया। बात समझ में आई या नहीं, इतना बता दीजिए। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है? क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्या यहां तक की बात एनसीईआरटी में हम लोग देख सकते हैं? मेरे भाई सिंपल सी बात है, एक बैक्टीरिया है, गौर से सुना, एक बैक्टीरिया है, इसके पास एक प्लाज्मिड है जिसमें 2 डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, 2 गोले बना रखे हैं मैंने अंदर और बाहर। इसने क्या किया, एक गोला खुद के पास रख लिया, दूसरा गोला दूसरे बैक्टीरिया में भेज दिया, एक गोला खुद के पास रख लिया, एक गोला दूसरे बैक्टीरिया के पास रख दिया। इस गोले की एक प्रॉपर्टी होती है कि यह दूसरा गोला खुद ही बना सकता है, डीएनए अपनी कॉपी खुद ही बना सकता है। तो यहां एक गोला था, यह दूसरा गोला तैयार कर लेगा, यहां भी एक गोला भेजा है, दूसरा गोला खुद तैयार कर लेगा, दोनों पे 2-2 गोले हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए। पहले एक बैक्टीरिया के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक के पास प्लाज्मिड था। अब इसने एक स्ट्रैंड जो है प्लाज्मिड का यहां भेज दिया, दोनों के पास एक एक स्ट्रैंड हुआ, एक एक स्ट्रैंड थे, इससे दूसरा दूसरा स्ट्रैंड जो है खुद ब खुद बन गया, रेप्लिकेट होकर के दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए। यही बात है। या अगर नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, ये कोई दिक्कत नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है, कोई बहुत बड़ी बात आप मिस नहीं कर जाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी में देखो कितना आसान है और कितनी कम इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये आपका बैक्टीरिया है जो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, ये है इसका डीएनए, अंदर सेल मेम्ब्रेन, बाहर सेल वॉल। क्या कहा कि बैक्टीरिया जो है मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। अगर इसके आसपास कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो ये अपने आप को बचाने के लिए स्पोर बना लेता है, एंड बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखा सकता है। मतलब इसे बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इट इज नॉट रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डीएनए भेज सकता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में, जिसे कंजुगेशन कहा जाता है। ये भी नहीं बता रखा है एनसीईआरटी में कि इसे कंजुगेशन कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। मतलब कोई पूछे बैक्टीरिया कितने तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, सर डीएनए ट्रांसफर, बाइनरी फिजन, स्पोर, बस खेल खत्म। इतना ही बता रखा है एनसीईआरटी में और इतना ही पेपर में आता है। ऑलराइट, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द डिस्कशन ऑफ माइकोप्लाज्मा। अब आप लोग बहुत जीनियस हो, बुद्धिमान हो, तो मुझे फटाफट बता दो मेरे भाई माइकोप्लाज्मा के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको पहले से पता हो। माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ ऐसी बातें बता दो जो आपको पहले से पता हो, जो मैंने ही आपको बता रखी हूं। यानी ऐसा नहीं कि जो आपको पिछले जन्म से याद हो, अभी ताजा ताजा हमने 11th में आने के बाद जो बातें पढ़ी हैं वो मुझे बता दीजिए। क्या ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल लेकर के बैठे होते हैं? क्या इनका सेल स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है? अगर मेरे दोस्त आप बात करें इनकी लेंथ की, तो माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी थी? सर माइकोप्लाज्मा की लेंथ थी 0.3 माइक्रोमीटर। और अगर आप बात करें साइज ऑफ पीपीएलओ की, जो कि आपका माइकोप्लाज्मा ही था, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो इसका साइज क्या था? 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास था। तो क्या मेरे दोस्त ये दुनिया के सबसे छोटे सेल्स हैं? बिल्कुल सर, ये दुनिया के सबसे छोटे सेल्स हैं। दूसरी बात हमने जानी थी कि प्रोकैरियोट्स में यूजुअली सेल वॉल पाई जाती है, आर्की बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन की और यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की। यहां कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, यहां आप कहते हैं सेल वॉल इज एब्सेंट। देयरफॉर माइकोप्लाज्मा को क्या कह दिया? देयरफॉर इट इज प्लियोमॉर्फिक, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। देयरफॉर इट इज प्लियोमॉर्फिक and also called as जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। पहले मेरे दोस्त
ये जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया, फंगस, ये प्लांट किंगडम में ही थे ना, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा। तो इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता था। जैसे जोकर आपको अलग अलग शक्लें बना करके हंसाता है, वैसे ही ये जो माइकोप्लाज्मा है ये भी अपनी शेप चेंज कर सकता था, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिजिड सेल वॉल नहीं थी। देयरफॉर इट कैन चेंज इट्स शेप, इट कैन चेंज इट्स शेप। ये अपनी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। करेक्ट, ये बात भी हमें पता थी। और कोई बात बताओ इसके बारे में जो आपको पता हो, या नई बातों के ऊपर बढ़ा जाए। और कोई बात जो आपको पता हो बताइए, क्या कुछ और है? इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये आपको पहले नहीं पता था, पर मैं बता देता हूं कि अगर ऑक्सीजन है इसके आसपास तो ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी ये जिंदा रह सकता है। तो इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, ये बीमारी भी कॉज करता है मेरे दोस्त, प्लांट और एनिमल में, यानी ये पैथोजेनिक भी होता है। इट इज पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बीमारी कौन कौन सी कॉज करेगा मेरे भाई? एनिमल वाली बीमारी तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा का एक एग्जांपल क्या है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या कॉज करेगा? न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या कॉज करेगा? न्यूमोनिया लाइक डिजीज। न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका कुछ तो नाम रखा होगा ना सोच करके। तो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है तो क्या कॉज करेगा? न्यूमोनिया लाइक डिजीज कॉज करेगा। एज वेल एज ये आपको जॉइंट डिसऑर्डर भी कॉज कर सकता है, जोड़ों का दर्द भी कॉज कर सकता है, आर्थराइटिस भी आपका माइकोप्लाज्मा से हो सकता है, जॉइंट पेन भी आपको हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है। एंड अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या करता है, पत्तों को सुखा के झाड़ू जैसा बना देता है, यानी ये कॉज करता है विचेस ब्रूम। विच का मतलब क्या होता है? चुड़ैल, और ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। तो यहां पर लीव्स जो है सूख जाती हैं। आपने बचपन में कार्टून देखा होगा जहां एक लंबे से नाक वाली बूढ़ी चुड़ैल जो है झाड़ू पे बैठ के उड़ जाती है, तो उसकी झाड़ू जो है ऐसी ऐसी सूखी सूखी सी, इसके झाड़ू जैसे जो है आपके पत्ते हो जाते हैं, यानी वो ठीक से फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, सूख जाते हैं, तो आपके लीफ हो जाते हैं लाइक ब्रूम। झाड़ू जैसे, झाड़ू की सीख जैसे हो जाते हैं आपके पत्ते। तो फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट करना कम कर देता है, क्योंकि उसके पत्ते जो है हरे भरे नहीं रहे, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, और ह्यूमंस में या एनिमल्स में न्यूमोनिया लाइक बीमारी कॉज करते हैं। तो यहां पर अगर मैं 4 पॉइंट लिखूं तो 2 तो हमें पहले से पता थे कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट है और ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है। 2 बातें याद कर लो मेरे भाई, कि यहां पर ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है, ऑक्सीजन है तो बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन के बिना भी रह लेगा, और आपका ये बीमारियां भी कॉज करता है प्लांट और एनिमल में। इतनी बातें अगर आपने सीख ली तो आज का खेला आपका खत्म हो गया। माइकोप्लाज्मा जो है, दे लैक अ सेल वॉल, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एंड काफी ऐसे माइकोप्लाज्मा है जो एनिमल और प्लांट में बीमारी कॉज करते हैं। कौन सी बीमारी कॉज करते हैं एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया, हमने थोड़ा डिटेल में देख लिया है। बात चमकी। क्या मेरे भाई हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं? क्वेश्चन करने के बाद देखेंगे कि हमें आगे पढ़ना है या नहीं, क्योंकि आज थोड़ा सा दिक्कत वाला माहौल है। मैंने सोचा था कि आज मैं आपको प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हो गया। हम अच्छी स्पीड पर चले, हम लोगों ने अच्छा कंटेंट कवर किया है, और इतना कंटेंट भी बहुत है, लेकिन फिर भी आई वांटेड कि हम लोग प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन कर लें। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल थोड़ी लंबी सी क्लास हो जाएगी, है ना। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं मेरे दोस्त। सवालों पे आ जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, गौर से सॉल्व करिएगा। कवि पूछना चाहते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताइए, सही चीज के बारे में बताइए। पहली स्टेटमेंट है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। मेनली बाय फिजन, कोई काम धंधा नहीं है तो रिप्रोड्यूस कर लिया, 2 टुकड़ों में टूट गए, मेनली बाय फिजन करेक्ट है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं, दोनों बात करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों बातें एकदम सही हैं, कोई भी बात गलत नहीं है।
यस, कोई भी बात गलत नहीं है। पढ़ा दें, एक बार चेक कर लेंगे दोस्त। अगर हमारा क्वेश्चन कराने के बाद ठीक ठाक टाइम बचेगा तो मैं करा दूंगा, आई एम वेरी कंफर्टेबल, है ना। और बल्कि बीच में थोड़ा सा 5-7 मिनट आपकी वेस्ट हुई थी, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए अगर आप 5-7 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो हमारा प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा के ऊपर कूद पाएंगे, क्योंकि कल हमारी जो क्लास है वो ऑफिस से होगी, तो थोड़ा सा वहां पे पेन वेन सेट होने में भी टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा था कि कल थोड़ा कम पढ़ाऊं, आज हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, देख लेंगे एक बार, है ना, पोल करा लेंगे। आ जाओ मेरे दोस्त, पहला सवाल आपका एकदम सही हो जाएगा। 92% कमाल कर दिखता सी मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। आ जाओ दूसरा सवाल देख लो। दूसरे सवाल में कवि पूछते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट इन नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में दो प्रकार के सेल थे, वेजिटेटिव सेल और हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का काम क्या था भैया, आपका हेट्रोसिस्ट का काम था नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये स्पेशल सेल्स है। नॉर्मल जो सेल थे उन्हें हम वेजिटेटिव सेल कह रहे थे, जो खाना बनाने का काम कर रहे थे, क्योंकि जो नॉस्टॉक है इट इज अ साइनोबैक्टीरिया, ये खाना बना सकता है। लेकिन मेरे दोस्त इसके जो स्पेशल सेल्स हैं हेट्रोसिस्ट, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, क्योंकि इनमें मोटी वॉल है जो हेट्रोसिस्ट के अंदर ऑक्सीजन को नहीं आने देती, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिव रहता है और वो बढ़िया तरीके से नाइट्रोजन फिक्स कर पाता है। तो उत्तर हमारा मिस्टर बी, मिस्टर भूरा हो जाता है। आसानी से हम ये आंसर मार्क कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट है सर। तो उत्तर हमारा हो गया मिस्टर बी। आइए लेट्स चेक। तब तक आप अगला सवाल पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। 96% यार कमाल ही कर दिया। आइए अगला सवाल करिए। कवि पूछते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया, चूज द इनकरेक्ट वन। गंदी बात का पता लगाना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, करेक्ट है। दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, नहीं भैया लाइट को यूज करके खाना बनाते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये पॉल्यूटेड वाटर में काई बनाते हैं, ब्लूम बनाते हैं, एकदम सही बात है। ये अकेले भी पाए जा सकते हैं, कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं, और मेरे भाई चेन लाइक भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। सारी बातें सही हैं, सिर्फ बी वाली बात गलत है। ये कीमोसिंथेटिक नहीं फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये बात आपकी सही हो जाएगी। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है मिस्टर भूरा। मिस्टर बी बिकम्स द राइट आंसर अगेन। ये आपका अगला सवाल जो है इसका उत्तर भी बी आ जाता है। अगली चीज देखिए, लगभग 87% लोगों ने, 88% लोगों ने सही कर दिया है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, डैश प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग या मिनरल साइकिलिंग में कौन हेल्प करता है? आर्कीबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ या माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा का कोई लेना देना है नहीं, आर्कीबैक्टीरिया का कोई लेना देना है नहीं। फोटोसिंथेटिक होंगे तो ये क्या करेंगे? खाना बनाएंगे लाइट को यूज करके। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होंगे तो ये आपके केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो उससे और छोटे छोटे आपके एलिमेंट्स जो है निकल जाएंगे, यानी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स निकल जाएंगे, सॉइल में ऐड हो जाएंगे, जिनको कोई और प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये रिसाइकल हो जाएंगे। उत्तर अगेन हमारा बी आता है। पिछले 3 सवालों से उत्तर हमारा बी आ रहा है। भूरा बच्चन जी ने धूम मचा रखी है, और यहां पर आंसर जो है हमारा, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 90% लोग करेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है सवाल कुछ स्टूडेंट्स के लिए, देख लेते हैं। लगभग 90%, बहुत बढ़िया। आ जाइए, ये जो स्पेशल सेल हैं आपके, इनके बारे में कुछ बातें पूछी गई हैं। 45 सेकंड का टाइम ले लो, स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये बात पूछी जा रही है। फॉर द गिवन ऑर्गेनिज्म, यानी नॉस्टॉक के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछिए सवाल, गौर से पढ़ना, ए देख के कंफ्यूज मत हो जाना। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द गिवन ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म के लिए कितनी बातें करेक्ट है? फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है एज एन ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रॉफ। एन ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता, इसको छोड़ देते हैं। इट हैज क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, भाई साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, इसीलिए इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा, ग्रीन एल्गी। सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस शीथ हो सकती है। द लेबल्ड स्ट्रक्चर ए इज स्पेशलाइज्ड सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ भैया इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया एज एन ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रॉफ, एन ऑक्सीजेनिक जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता। तो 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, पहली गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फोटोसिंथेसिस कराता है, उसकी इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो CO2 और वाटर को जोड़ के लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आप खाना बनाते हो, और खाना बनाते हो तो साथ में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। प्लांट ये ऑक्सीजन छोड़ता है तभी तो हम सांस ले पाते हैं। तो इट इज ऑक्सीजेनिक, इट इज ऑक्सीजेनिक, नॉट एन ऑक्सीजेनिक। फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स है ना, यूजुअली है ना, ये ऑक्सीजन बनाते हैं।
तो ये वाला भी ऑक्सीजन बना रहा होगा और आपका बढ़िया तरीके से जो स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा ए। पर ये आपने नई बात देखी तो इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि आपका जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस दिखाता है। लगभग 70%, कोई बात नहीं, अच्छे क्वेश्चन में गलती माफ है। तो आप 4 सही बोलते या 3 सही बोलते तो करेक्ट था भाई, 2 और 1 वाले तो एकदम गलत है। तो ये 12-13% लोगों की मैं गलती मानूंगा, बाकी किसी को मैं कोई गलती यहां पे मैं नहीं कहना चाहूंगा कि आपकी ओर से हुई है ना। क्वेश्चन अच्छा था, मैंने बस वैसे डाल दिया है जिससे आप कुछ नया सीख सकें। देखो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये तो आज ही पढ़ाई है, इनमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो 3 तो मिनिमम आंसर आना चाहिए था कि 3 तो करेक्ट है ही। जिनको समझ में नहीं आया कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट, उन्होंने 4 मार्क कर दिया होता तो भी ठीक था, पर सी और डी तो एकदम ही गलत है। ठीक है, आ जाइए और सवाल करते हैं। आओ मेरे भाई, ये बाहर वाला लेयर है सी और ये अंदर वाला लेयर है बी, इस हिसाब से मार्क करना। और ये है आपका डीएनए जो दिखा रखा है हमने यहाँ पे। अरे यार 45 सेकंड का पोल लग गया, कोई बात नहीं, नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें पोल नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा जो है हम लोग बढ़िया तरीके से इसे मार्क कर देंगे। फटाफट देखो मेरे दोस्त क्या आ गया है आंसर में, लेबल करिए फटाफट। भाई बाहर वाली लेयर है वो है सेल वॉल, तो सी हो गया सेल वॉल, सी हो गया सेल वॉल। ठीक है, बी और डी में ही है। ठीक है, बी हो गया सेल मेम्ब्रेन, बी हो गया सेल मेम्ब्रेन, बी हो गया सेल मेम्ब्रेन। और ए हो गया आपका डीएनए ना कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया वगैरह में होता ही नहीं है। तो उत्तर आपका बी निकल के आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बिल्कुल। फ्लैजेला पाया जाता है भैया, साइनोबैक्टीरिया में हमने तो बनाया नहीं। गोल मटोल नॉस्टॉक बनाया तो भी नहीं बनाया। प्रेजेंस ओनली इन फ्रेश वाटर, नहीं भैया हर जगह पाया जा सकता है। फ्रेश पानी, खारा पानी, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ओनली यूनिसेलुलर हो सकता है, नहीं भैया यूनिसेलुलर भी हो सकता है। कॉलोनी में भी पाया जा सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। तो क्लोरोफिल ए है, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो इसका उत्तर हमने निकाला था मिस्टर बी अगेन, भूरा बच्चन अगेन। ये वाला सवाल थोड़ा लंबा है, एक बार फटाफट देख लो, 45 सेकंड का टाइम इसमें दे देते हैं आपको। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस के बारे में अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी पिछले क्लास में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, मिथेनोजेंस के बारे में, उस पे बेस्ड ये सवाल है। मैं देखना चाहता हूं आप पढ़ाई करते हो या नहीं, रिवीजन का सवाल है। दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया। यस गुरुजी, ये आर्कीबैक्टीरिया है ना। हमें करेक्ट बातें बतानी है, तो 1 जो है ये तो पक्का करेक्ट है। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग्स ऑफ काउ। गाय भैंसों के गोबर से बायोगैस या गोबर गैस बनाने के काम आता है। दे लिव इन हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग में रहता तो ये थर्मो एसिडोफिल हो जाता है या थर्मोफिल हो जाता। दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, ये स्ट्रिक्टली एनारोबिक हो सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था भैया? 3 तो पक्का गलत है, हमको करेक्ट बताने हैं। 3 तो पक्का गलत है, तो ये वाला भी पक्का गलत हो जाएगा, इसमें 3 आया है। ये वाला भी पक्का गलत हो जाएगा, इसमें 3 आया है। फिर आपको पता है 1 और 2 तो पक्का सही है, 1 और 2 यहां पक्का सही है। 1 2 का 4 जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 4 वाला जो है मिथेनोजन, सारे आर्कीबैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना पाए जाते हो ये जरूरी नहीं है। मिथेनोजन मैंने आपको बताया था जो गट ऑफ रूमिनेंट में रह रहे हैं या मार्शी एरियाज में रह रहे हैं, वहां ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मिस्टर बी हो गया। बाकी दोनों सी और डी आप एलिमिनेट कर सकते थे, ए और बी में फंसे होगे तो कोई बात नहीं। लगभग 43% लोगों ने सही कर दिया है। यहां जो कबाड़ा हुआ है ये एक दिक्कत वाली चीज है, लगभग 25% बच्चों का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे ऑप्शंस में गलती करोगे, आई एम ऑलवेज सपोर्टिव। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि गलती नहीं होनी चाहिए, गलती मैं करवा रहा हूं जानबूझ के सिखाने के लिए, वरना ये स्टेटमेंट आपकी कॉपी में लिखी हुई है। आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे, आप पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने बस आपको एक रियलिटी चेक दिया है कि सिर्फ कॉपी में नोट लिखने से कुछ नहीं होता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लाई द थिंग्स। जब आपके सामने चीजें रखी जाएं तो आप अटेम्प्ट कर पाए। तो मैंने ये लाइन लिखवाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, डी, सिर्फ यही देखने के लिए कि आपको वो डी वाली बात याद है या नहीं पिछले लेक्चर की। जानबूझ के सवाल डाला है, वरना आज तो हमने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है ना। आ जाओ, ये सवाल जो है खोपड़ी पे लगा लो मेरे भाई नवरत्न का तेल और घुस जाओ इस सवाल में। ये सवाल आप सिर्फ नाम से ब्रेक कर सकते हो, दिस आई कैन मेक श्योर। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नाम से इस सवाल को ना तोड़ पाए। ये है बायोलॉजी की डेप्थ में ले जाने का सवाल, आराम से करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कीमो ऑटोट्रॉफ? इनमें से कीमो ऑटोट्रॉफ कौन है? सर कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? सर ये अलग अलग इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो मेरे भाई बैसिलस, माइकोप्लाज्मा, एनाबीना। देखो भाई एनाबीना नॉस्टॉक तो आपके क्या थे? फोटोसिंथेटिक थे।
माइकोप्लाज्मा आपका वैसे भी कुछ नहीं कर रहा था, अलग से ही पढ़ा था इसको। बैसिलस और नाइट्रोसोमोनाज में से आपको नाइट्रो शब्द दिखाई दे रहा है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को कौन तोड़ रहा था आपका एटीपी बनाने के लिए? कीमो ऑटोट्रॉफी तो तोड़ रहे थे। तो नाइट्रो मतलब इसका नाइट्रोजन को तोड़ने से कुछ संबंध है, नाइट्रेट नाइट्राइट तोड़ने से कुछ संबंध है। तो नाइट्रोसोमोनास सिर्फ नाम से आप ब्रेक कर सकते हो कि हाँ भैया इसमें किसी मिनरल का साउंड आ रहा है। तो ये हमने एज इट इज एग्जाम्पल पढ़ा नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हो अगर आप सवाल को घूर के देखो। हर ऑप्शन आपसे कुछ कहता है, उस ऑप्शन को अगर आपने पकड़ लिया ना भाई, बायोलॉजी हाथ का खेल है। यहां भी मिस्टर बी, आज तो भूरा जी की बारिश हो चुकी है, लगभग 70% लोगों ने कर दिया है, वेरी हैप्पी, बहुत बढ़िया। यहां जो गड़बड़ी की है मेरे भाई, यहां जो गड़बड़ी की है इन 17% बच्चों ने, दिस इज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि एनाबीना आपको साफ साफ पता है कि एनाबीना और नॉस्टॉक मारिया करो कहां पर, जहां पर साइनोबैक्टीरिया की बात आती थी। ये कीमो ऑटोट्रॉफ थे नहीं, ये फोटो ऑटोट्रॉफ थे, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे, राइट। तो ये आपको पहले से पता था, तो डी तो इसका आंसर नहीं मार्क करना था, आपको बी करना था, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई, प्रश्न संख्या 10 को कर लीजिए, ठीक है, 30 सेकंड में हो जाएगा, आ जाओ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 कहती है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। अगर एक फिल्टर है जिसमें छेद का साइज 1 माइक्रोमीटर है, तो क्या इससे माइकोप्लाज्मा पास कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इनका साइज या इनकी लेंथ जो है ये तो आपकी 1 माइक्रोमीटर से कम है, तो ये आसानी से पास कर जाएंगे, एकदम सही बात है, कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नहीं भैया इनमें सेल वॉल नहीं होती है, विद सेल वॉल नहीं, विदाउट सेल वॉल। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, उत्तर आ जाएगा मिस्टर डी, उत्तर आ जाएगा मिस्टर डी। पहली बात करेक्ट है कि माइकोप्लाज्मा का साइज इतना छोटा है कि अगर आपका 1 माइक्रोमीटर का भी कोई छेद है तो उससे पास हो सकता है। दूसरी बात कह दी कि इट इज विद सेल वॉल, ये बात गलत है, तो उत्तर हो जाता है मिस्टर डी। लगभग 80% लोगों का सही हो गया है, बहुत बढ़िया। अब किंगडम प्रोटिस्टा का सवाल नहीं कर पाओगे, 12वां सवाल कर दोगे। लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन है भाई, किंगडम प्रोटिस्टा, अरे यार आंसर ही बता दिया, मैं सवाल देखा नहीं, मुझे लगा ऐसा पूछा गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा किसने इंट्रोड्यूस करी, पर क्वेश्चन उल्टा था कि हैकल साहब ने क्या इंट्रोड्यूस किया। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस साहब, तो लिनियस साहब ने किंगडम प्लांट और एनिमल के बारे में बताया। हैकल साहब ने तीसरी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताया। कोपलैंड साहब आए, मोनेरा के बारे में बताया। आर.एच. विटेकर साहब आए, फंगस के बारे में बताया। उसके बाद कार्ल वूड साहब आए, बैक्टीरिया के चीथड़े उड़ा दिए, 2 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया मोनेरा को, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हैकल साहब ने क्या दिया हमको? प्रोटिस्टा दिया, है ना। ये वाला सवाल 11वां आप अभी कर नहीं पाओगे, ये तब कर पाओगे जब हम बैठ करके प्रोटिस्टा की डिस्कशन कर लेंगे, विच मे टेक 15 मिनट्स, है ना। कह रहे हैं थैंक्स सर, कोई बात नहीं यार, है ना। मैं मतलब ऐसे भाई, मतलब क्वेश्चन डाल दिए मैंने अच्छे खासे, बट ऐसे याद थोड़ी करके आता हूं, आपके सामने ही सॉल्व हो रहे होते हैं, तो मुझे लगा उल्टा पूछा होगा कुछ, है ना। 100% कभी नहीं आएगा मेरे भाई, काफी लोग कह रहे हैं 100% पोल आएगा, आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी कर रहा हूं 96 97 भी नहीं आएगा, देख लो मेरे भाई। दिमाग जो है बट थोड़ी रहा है मोहल्ले में कि कोई भी जाकर के ले लेगा। दिमाग होना और दिमाग लगाना दोनों अलग बातें हैं। मैं आपको हर सवाल का आंसर भी बता दूं तब भी आप 100% पोल नहीं ला सकते, आई कैन लिटरली मेक दिस श्योर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। चलो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, हर बैच में होता है, आपके साथ भी कर देता हूं। सेम सवाल आंसर है बी, सेम सवाल आंसर है बी, 100% लाके दिखा दो भाई मुझे, तुम्हारे में दम है, 100% लाके दिखा दो, 100 पंच का गिव अवे कर दूंगा, 100 पंच का गिव अवे कर दूंगा, 100% लाके दिखा दो, आ जाओ। और वीडियो आएगी बकायदा, 100 पंच गाड़ी की डिग्गी में लेके जाऊंगा, अलग अलग बच्चों को बकायदा ऑफलाइन जाकर के दूंगा, जो बच्चा मिलेगा, है ना, हिट एंड ट्रायल एकदम। आ जाओ कर लो मेरे भाई, तुम्हारे सामने सवाल है, तुम्हारे सामने जवाब है, सवाल बता दिया, जवाब बता दिया, बी है, मार्क कर दो 100%। आज तक नहीं हुआ, इतनी बार बच्चों को चैलेंज किया, कोई ना कोई अड़चन डाल ही देता है, चाहे कोई 0.1 क्यों ना डाल दे, 0.2 क्यों ना डाल दे, और इतना भी नहीं भाई, 98 97 ही आता है, ऐसे केसेस में भी 97 98 ही आता है ना। आप थोड़े हठी लग रहे हो मुझे, है ना, तो पहली बार मेरे को धक धक हो रहा है, पर मुझे पता है नहीं आएगा, दिस इज अ साइकोलॉजिकल गेम। अब मैंने इतना चढ़ा दिया है, अगर गलती से आ गया भाई बेइज्जती हो जाएगी बहुत भयंकर, पर अभी तक आया नहीं है ऐसा, है ना, देयर आर वेरी लेस चांसेस है भगवान।
97 98 बोला था भाई, एकदम बीच में आया 97 98। अरे एक्सपीरियंस बोलता है भाई, है ना, मेरे को पता है कितना बच्चा कैसा है। टांग खींचने वाले लोग यहीं बैठे हैं सेम बैच में, जो नहीं चाहते पंच बटे कद्दू कटे सब में बटे, चाहते ही नहीं है। ये होता है, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, दिस इज ह्यूमन साइकी। कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता मेरे भाई, कोई नहीं चाहता कोई परफेक्शन की ओर भागे। यस, आ जाओ। हर बार होता है, हर बैच में कराता हूं, जब जब ऐसा लगता है कि हाँ भैया कुछ कर लेना चाहिए जीवन में, तब तब ऐसी बातें हो जाती हैं। और कभी भी आज तक पूरा नहीं आया। हाँ, आपको देख के ऐसा लगा कि कुछ कर डालोगे, पर हो नहीं पाया, दैट्स फाइन, वैसे बांट देंगे यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बस मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा था, है ना, कि प्रतिद्वंदी यहीं बैठा है। किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट कर देते हैं। आई डोंट थिंक आपको कोई इशू है, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। 15 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए, जिससे कल हम हमारी क्लास को एकदम ऑन टाइम खत्म कर पाए, बिकॉज किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन बड़ा है। उसके बाद 2 लेक्चर लगेंगे फंगस के इंट्रोडक्शन में, फंगस के क्लासिफिकेशन में, और उसके बाद वायरस, वायरॉइड, प्रायोन, लाइकन पढ़ करके हम इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। नेक्स्ट वीक अगर हम चैप्टर खत्म करना चाहते हैं तो आज आप थोड़ा सा बस 10 मिनट मुझे दे दीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो आपको पहले से ना पता हो। बहुत कम ऐसी बातें होंगी जो आपको पहले से ना पता हो, अदरवाइज सारी चीजें आपको पता होंगी। कोई नई बात नहीं होगी, कोई नई बात नहीं होगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं एक टॉपिक जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा, खुद बताते रहो मेरे भाई, है ना, ऐसे आपको इंटरेस्ट भी आएगा। खुद बताते रहो, किंगडम प्रोटिस्टा किसने इंट्रोड्यूस करी, और क्या ये किंगडम मोनेरा से पहले आई थी या बाद में आई थी? खुद बताइए, खुद बता दो इस बात को भाई। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेकल। कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करी थी? अभी क्वेश्चन में भी हमने बताया, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेकल। हेकल साहब ने आपका प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया, और कोपलैंड साहब ने इनके बाद मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया था। यानी प्रोटिस्टा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर मोनेरा। आपके नोट्स में भी लिखवा रखा है, प्रोटिस्टा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर मोनेरा। करेक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताइए, किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते होंगे किंगडम प्रोटिस्टा में? गुरुजी, मोनेरा में आए थे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यहां आएंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इट कंटेन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अगर यहां यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है मेरे दोस्त, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की खास बातें क्या होती हैं? खुद बताइए। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की पहचान क्या है? मेरा आधार, मेरी पहचान क्या है व्हेन इट कम्स टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? भाई, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पर पाया जाएगा, एंड ये यूकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाई जाएंगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाई जाएंगी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, ये भी बच्चा बच्चा जानता है। अभी तक एक भी बात आपने नई नहीं बताई है, सारी बातें हम लोग पहले से जानते थे। अगर ये यूनिसेलुलर हैं तो बैक्टीरिया की तरह क्या ये भी फुचुक करके डिवाइड कर सकते हैं? क्या बैक्टीरिया की तरह ये भी फिजन शो कर सकते हैं?